हेलो दोस्तों, नोबल बाय बिट्टू में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियां पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अध्याय 61 निष्कर्ष भूल गया। चेन जियांग अमर और शैतान शरीर के शुरुआती चरण में था। उसके पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली यिन और यांग दिव्य शिरा और एक बेहद शक्तिशाली दिव्य व्यायाम भी था। इन सभी कारकों के कारण नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर पर उसके पास नश्वर मार्शल क्षेत्र विशेषज्ञ के 9वें स्तर को हराने की ताकत थी। चेन जियांग को भी उम्मीद नहीं थी कि ट्रू क्यूई के 5 तत्वों को मिलाकर बनाई गई यूनिवर्सल ट्रू क्यूई इतनी भयावह होगी। 4 प्रतीकों के दिव्य अभ्यास का उपयोग करते समय जारी की गई शक्ति से वह भी अवाक रह गया। आप क्या करने जा रहे हैं? मैं एक सच्चे मार्शल संप्रदाय का शिष्य हूँ। अगर आप जब चेन फुरोंग ने चेन जियांग से स्लॉटर क्यू को उड़ते हुए देखा तो चेन फुरोंग को आखिरकार एहसास हुआ कि मौत उसके सामने थी। चेन जियांग द्वारा एक हाथ और एक पैर दोनों को नष्ट करने के बावजूद चेन फुरोंग अभी भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका कि चेन जियांग उससे अधिक शक्तिशाली था। असंभव, मैं नैतिक मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर पर हूँ। केवल 10वें स्तर का नश्वर मार्शल क्षेत्र विशेषज्ञ ही मुझे हरा सकता है। तुम केवल 16 वर्ष के हो, तुम संभवतः नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर पर नहीं हो सकते। चेन फुरोंग बोलते समय घबरा गया, साथ ही जमीन पर रेंगने की कोशिश कर रहा था। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं नश्वर मार्शल दायरे के 10वें स्तर पर होता तो तुम फुटपाथ पर मांस की पुट्टी बन जाते। बाहर में जाओ। जब उसने बोलना समाप्त किया तो चेन जियांग ने दहाड़ लगाए और उसके मुंह से नीली बिजली के साथ ट्रू क्यूई फूट पड़ी। ये तूफान के भीतर पागलों की तरह चमक रहा था और इसके साथ ही तेज हवा का झोंका भी था। ऐसा लग रहा था जैसे शक्तिशाली ट्रू क्यूई 9वें आसमान से गिरता हुआ झरना था जो चेन फुरोंग के शरीर से टकराया था। पूरे मैदान में बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी, लेकिन अकेले नहीं, क्योंकि इसके साथ चेन फुरोंग की उतनी ही तेज और खून जमा देने वाली चीखें भी थीं। चेन जियांग का रंग बहुत ठंडा और कठोर था। जब से उसने अपने पिता को घायल देखा, उसने कसम खा ली कि वह चेन फुरोंग को मार डालेगा। तुम मॉर्टल मार्शल रियल्म के 9वें स्तर के मार्शल कलाकार हो, लेकिन मेरी नज़र में तुम एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं हो। मरने से पहले कुछ चीजों का मजा लो, चेन जियांग ने बेरहमी से दहाड़ते हुए कहा। फिर से उसने एजियो ड्रैगन रोअर का इस्तेमाल किया, उसके बाद एजियो ड्रैगन क्लॉ, स्टॉर्म किलिंग फिस्ट, हेवनली टाइगर स्टॉर्म किलिंग फिस्ट और फायर किंग फिस्ट का इस्तेमाल किया। उसने कई मार्शल तकनीकों का इस्तेमाल किया जिन्हें उसने समझा था और जिसमें वह पारंगत था। एक के बाद एक चेन फुरोंग पर बेरहमी से हमला किया। उनके सामने जो दृश्य हो रहा था उसे देखकर मैदान के बाहर मौजूद हर किसी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उन सभी के चेहरे पर डर था। उन्हें अविश्वास करना बहुत मुश्किल था कि अभी 17 साल की उम्र में भी नहीं आए एक किशोर के पास इतनी जीवन सच्ची क्यूई थी और उसने मॉर्टल मार्शल रियल्म एक्सपर्ट के 9वें स्तर को भी हरा दिया। नहीं, पराजित नहीं, बल्कि बुरी तरह से पीटा गया और पूरी तरह से हावी हो गया। चेन फुरोंग अब मिट्टी की गेंद जैसा दिख रहा था। उसका पूरा शरीर सिर से पैर तक चेन जियांग की बेहतरीन मार्शल तकनीकों से घायल और टूट गया था। चेन फुरोंग जल्द ही पीड़ा में मर गया क्योंकि चेन जियांग ने चेन फुरोंग की कमर से स्टोरेज पाउच निकाला और फिर लाश को जलाकर राख कर दिया। इसके बाद चेन जियांग याओ परिवार के टूटे हुए मुख्य दरवाजे से आगे बढ़ा। मर गया, वह ऐसे ही मर गया। ये बच्चा तो राक्षस है, एक बूढ़े मार्शल कलाकार ने कहा। अगर उसने एक पल पहले चेन जियांग की ताकत अपनी आंखों से नहीं देखी होती तो वह यकीन ही नहीं कर पाता कि चेन फुरोंग, जो कि मॉर्टल मार्शल रियल्म एक्सपर्ट का 9वां स्तर था, कोई किशोर मार्शल कलाकार ने बेरहमी से जमीन पर पटककर मार डाला था। बेशक अभी कुछ क्षण पहले चेन जियांग द्वारा दिखाई गई ताकत लगभग अविश्वसनीय थी। अब शांत लेकिन अव्यवस्थित मैदान को देखने वाले सभी लोग याओ परिवार के गेट के पीछे हो रही लड़ाई की आवाज सुन सकते थे। यह उनके लिए एक दिवास्वप्न के समान था। यह एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार की ताकत थी। सिर्फ एक लड़ाई में एक पूरा मैदान जो दसियों हजार लोगों को समायोजित कर सकता था, पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। बेहद शक्तिशाली मार्शल कलाकार निश्चित रूप से इतनी जबरदस्त ताकत रख सकते हैं, ये निश्चित रूप से कोई किंवदंती नहीं थी। चेन जियांग याओ फैमिली एस्टेट के अंदर पहुंचा। उसने जमीन पर बिखरे हुए कई शरीर के अंग देखे। वह चिल्लाया, पिताजी, मैं आपकी मदद करने आया हूँ।
चेन जियांग वास्तव में आ गया था। चेन तियानहु और चेन हाओहाई जैसे उसके पक्ष के लोग भी कांप उठे। चेन जियांग के यहाँ आने का मतलब था कि चेन फुरोंग अब कोई खतरा नहीं था। ये तभी संभव था जब चेन फुरोंग को चेन जियांग ने हरा दिया होता। याओ परिवार के सभी सदस्य जानते थे कि चेन जियांग और चेन फुरोंग लड़ रहे थे, लेकिन अब चेन जियांग जीत गया था। दूसरे शब्दों में, चेन जियांग की ताकत तुलनीय थी, नहीं, यहाँ तक कि मॉर्टल मार्शल रियल्म विशेषज्ञ के 9वें स्तर से भी ऊपर। अब याओ परिवार का विनाश निश्चित था और बस अपरिहार्य था। ये संभव नहीं है, आप नश्वर मार्शल दायरे के 9वें स्तर के किसी व्यक्ति को नहीं हरा सकते। केवल नश्वर मार्शल दायरे के 10वें स्तर का व्यक्ति ही इसे इतनी तेजी से कर सकता है। याओ होंग चिल्लाया। वह याओ परिवार का मुखिया था। याओ परिवार की वर्तमान दुर्दशा उसके कारण ही हुई थी। चेन परिवार को मिटाने का निर्णय उसका था। चेन जियांग ने कई दर्जन झांग ऊंची छलांग लगाई। जैसे ही उसने अपनी हथेली को नीचे की ओर पटका, उससे एक नीली रोशनी निकली। नीली रोशनी के साथ साथ उसकी हथेली से अनंत सच्ची कीवी निकली। एक विशाल नीली हथेली जो एक पहाड़ की तरह विशाल थी, आकाश में दिखाई दी। इसके अलावा यह नीचे याओ परिवार पर दबाव डाल रही थी। वह ताड़ का पेड़ पूरी तरह से कीवी आभा से बना था। ये दर्जनों झांग चौड़ा था और पूरे बगीचे को कवर करता था, फिर भी उसमें से बहुत मजबूत ट्रू कीवी निकल रही थी। बस एक नज़र में वहां मौजूद हर कोई बता सकता था कि चेन जियांग की ट्रू कीवी कितनी जोरदार थी। आसमान में मौजूद वह विशालकाय नीला ताड़ का पेड़ गिर गया, जिसके भारी दबाव में कई घर और सैकड़ों याओ परिवार भी गिर गए। न केवल ताड़ के पेड़ के नीचे के सभी घर टुकड़े टुकड़े हो गए, बल्कि इसके नीचे मौजूद सभी लोगों की हड्डियां भी टूट गईं, उनके मुंह से खून बहने लगा। ये ताकत इतनी भयानक थी कि सभी का मांस और खून उड़ गया, जमीन पर दब गया, जिससे वह मानव मांस की पेस्ट में बदल गया। जमीन में एक बहुत बड़ा ताड़ का निशान रह गया। ये देखकर हर कोई बहुत हैरान था और कई लोग उल्टी करने से खुद को नहीं रोक पाए। कुछ लोगों ने तो अपने हथियार भी जमीन पर फेंक दिए। कुछ लोग डरकर चीखने लगे, जबकि कई लोग याओ परिवार के आंगन से भाग गए। भागने वाले सभी लोग याओ परिवार के सदस्य थे। चेन तियानहु का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही महीनों में उसके बेटे में इतनी भयानक शक्ति आ जाएगी। सिर्फ एक चाल से चेन जियांग सैकड़ों लोगों को मार सकता था। अभी कुछ ही देर पहले चेन जियांग ने अपनी सारी एजियो ड्रैगन ट्रू कीवी छोड़ दी थी। ऐसा भयानक प्रहार करते हुए सबने देखा कि उसका रंग पीला पड़ गया और वह आसमान से गिरने लगा। सबने अनुमान लगाया कि उसने अपनी ट्रू कीवी का अधिक सेवन कर लिया होगा। उन सभी को मार डालो। चेन परिवार के सदस्यों ने अपनी सच्ची कीवी का बहुत अधिक सेवन कर लिया है। हम इस अवसर को नहीं छोड़ सकते। याओ होंग ने एक लंबी तलवार चलाते हुए दहाड़ते हुए कहा। अभी कुछ समय पहले लगभग 300 चेन परिवार के सदस्य हजारों याओ परिवार के सदस्यों के खिलाफ लड़ रहे थे। ये वास्तव में बहुत ज्यादा दर्दनाक था। चेन तियानहु और 8वें स्तर के नश्वर मार्शल दायरे के अन्य लोग कई 6ठे या 7वें स्तर के नश्वर मार्शल दायरे के विशेषज्ञों के खिलाफ थे। इसके अलावा अपने चेन परिवार के सदस्यों की हताहतों को रोकने के लिए उन्हें घायलों को पीछे हटने में मदद करनी पड़ी, जिससे उनका बोझ बढ़ गया। ये तथ्य कि वे सभी जीवित थे और खड़े थे, किसी चमत्कार से कम नहीं था। चेन परिवार के सदस्य, आप सभी मेरे पीछे आ जाओ, चेन जियांग ने जोर से चिल्लाया। आंगन में मौजूद सभी चेन परिवार के कुलीन लोग जल्द ही उसके पीछे भागे। पहले के तमाशे से ही वे सभी चेन जियांग के प्रति प्रशंसा से भर गए। पिताजी, इन बूढ़ों को मेरे पास छोड़ दीजिए, आप उन अन्य गुर्गों से निपटिए, चेन जियांग ने कहा और वह याओ होंग और अन्य उच्च स्तरीय याओ परिवार के सदस्यों की ओर बढ़ा। चेन जियांग और अन्य लोग पहले तो चिंतित थे, लेकिन जब उन्होंने चेन जियांग के शरीर से अचानक शक्तिशाली और जीवंत ट्रू कीवी को बाहर निकलते देखा, तो वे सभी राहत महसूस करने लगे। फिर भी उनके दिलों में वे अभी भी सदमे में थे। यह अभी भी उनके लिए स्पष्ट नहीं था कि चेन जियांग के शरीर में वास्तव में कितनी ट्रू कीवी थी। श्वेत बाघ दिव्य मुट्ठी। चेन जियांग विरोधी दल के ऊपर से उड़कर आया और अचानक जोरदार मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी से बड़ी मात्रा में सुनहरी सच्ची कीवी निकली। पलक झपकते ही एक विशाल सुनहरी मुट्ठी में तब्दील हो गई, जो 10 झांग चौड़ी थी, जिसमें से बहुत बड़ी मात्रा में वध कीवी निकल रही थी। अभी कुछ देर पहले एक विशाल नीला हथेली दिखाई दिया और अब एक विशाल सुनहरी मुट्ठी। ये भी एक भयावह कीवी आभा से बदल गया था, लेकिन एक अधिक विनाशकारी धातु विशेषता सच कीवी थी। इस श्वेत बाघ सच्ची कीवी में एक निगलने वाली वध कीवी भी शामिल थी। विशाल स्वर्ण मुट्ठी उड़ गई। कीवी तरंगे एक तूफान की तरह फट गई जो बादलों को बहा ले गईं।
धरती का एक बड़ा और मोटा टुकड़ा ऊपर उठा हुआ था और वर्तमान में याओ परिवार के विशेषज्ञों की भीड़ की ओर उड़ रहा था। जैसे ही स्वर्ण मुट्ठी जमीन के ऊपर से गुजरी, वह हिंसक चुकी हुई उतार चढ़ाव से हिलने लगी, क्योंकि धरती अंततः कई गहरी दरारों में टूट गई। ये शक्ति बिल्कुल गिरते हुए पहाड़ के समान थी। याओ होंग, जो इस गरजने वाली और शक्तिशाली मुट्ठी को अपनी ओर बढ़ते हुए देख रहा था, वह पूरी तरह से चौंक गया। इस समय इस भयानक प्रहार का सामना करने वाले विरोधी दल के प्रत्येक सदस्य भागना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वे ऐसा करने के लिए आगे बढ़े, उन्होंने पाया कि कीवी तरंगे उनके शरीर से जुड़ गई थीं और वे भागने में असमर्थ थे। अध्याय 62 सच्चा मौलिक दान। श्वेतबाग दिव्य मुट्ठी ने जमीन में एक गहरी खाई खोद दी, जिसमें याओ परिवार के सभी विशेषज्ञ समा गए। अत्याचारी कीवी आभा ने उनके शरीर को तबाह कर दिया और जैसे ही दिव्य मुट्ठी ने उन पर प्रहार किया, वे स्पष्ट रूप से अपने शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों को फटते हुए महसूस कर सकते थे। इसके अलावा इस प्रहार ने उनके शरीर में मौजूद सच्ची कीवी को पूरी तरह से बिखेर दिया। तुम सब रुक जाओ, तुम्हारे याओ परिवार के मुखिया और बुजुर्ग हार गए हैं। चेन जियान की गड़गड़ाहट भरी आवाज पूरे याओ परिवार के आंगन में गूंज उठी। याओ परिवार के हर सदस्य ने, चाहे वे ऊंचे हो या नीचे, उसकी घोषणा को स्पष्ट रूप से सुना। मैदान में आंगन के बाहर मौजूद लोग भी हैरान थे। चेन जियांग ने कुछ ही देर पहले प्रवेश किया था, लेकिन उसने याओ परिवार को पहले ही हरा दिया था। अफवाह थी कि एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार आसानी से पूरे शहर को नष्ट कर सकता है। अब चेन जियांग ने आसानी से एक परिवार के सभी कुलीन मार्शल कलाकारों को हरा दिया था, जिसमें मॉडल मार्शल रियल एक्सपर्ट्स के 3 8वें स्तर के कलाकार भी शामिल थे। इसके अलावा वे सभी चेन जियांग के एक ही वार से हार गए थे। इससे साबित होता है कि अफवाहें बिल्कुल भी झूठी नहीं थीं। याओ होंग और याओ परिवार के सभी बुजुर्गों की हड्डियां पूरी तरह कुचल गई थीं। इसके बावजूद वे अभी भी मरे नहीं थे, बस उन्हें बहुत भयानक दर्द हो रहा था। वे सभी चेन जियांग को घृणा भरी आंखों से घूर रहे थे। याओ परिवार के कुलपति और बुजुर्ग सभी हार गए थे। अन्य याओ परिवार के सदस्यों ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की, उनके कुलीन वर्ग बहुत पहले ही हार चुके थे। अगर उन्होंने लड़ाई को फिर से शुरू करने की कोशिश की, तो ये पूरी तरह से निरर्थक और अर्थहीन होगा। चेन जियांग, तुम बस हमारे याओ परिवार के वरिष्ठों द्वारा बदला लेने का इंतजार करो। याओ होंग जानता था कि वह आज निश्चित रूप से मरने वाला था, लेकिन ये भी जानता था कि याओ परिवार के वरिष्ठ लोग चुप नहीं बैठेंगे। चेन जियांग हंसा, यह अच्छा है, अगर वे आए तो बेहतर होगा। मैं उन्हें भेज दूंगा ताकि आप उनके साथ अच्छी तरह से लंबी बातचीत कर सकें। बोलते समय चेन जियांग ने पूरी तरह से कीवी आभा से एक छोटा चाकू बनाया। जल्द ही छोटा खंजर सीधे याओ गोन के सिर में उड़ गया। उस कीवी आभा खंजर ने याओ हॉन के सिर को छेद दिया, जो तुरंत फट गया। याओ हॉन का सिर पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। इस भयानक दृश्य को देखकर सभी को घबराहट होने लगी, क्योंकि उनके दिलों में डर समा गया था। उन्हें चिंता थी कि अगर चेन जियांग उनके खिलाफ भी ऐसा ही करता है तो वे उसका विरोध कैसे कर सकते हैं। जब याओ परिवार के अन्य सदस्यों ने फांसी की ऐसी विभत्स विधियां देखीं, तो वे सभी आज्ञाकारी हो गए और दया की भीख मांगते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। इस समय दान कुलीन परिवार, जो युगों से गर्व से खड़ा था, इतने कम समय में पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इसके अलावा यह आपदा कुछ ऐसी थी जो उन्होंने खुद ही लाई थी। फिर भी जो हिस्सा सबसे अविश्वसनीय है और इस सब पर हावी हो गया, वह ये तथ्य नहीं था कि उन्होंने क्या खोया, बल्कि यह तथ्य था कि याओ परिवार के इतने भारी विनाश और क्षति के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति था जो अभी 17 साल का भी नहीं था। चेन तियानहु और बाकी लोगों ने कभी भी ऐसे अंतिम परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। जियांगेर, तुम घायलों को सबसे पहले जाने दो। तुम भी निस्संदेह थके हुए हो, इसके बाद की स्थिति हमारे ऊपर छोड़ दो। चेन तियानहु ने जोर से चिल्लाया। याओ परिवार के सदस्यों की ओर देखते हुए उसकी आंखें राजसी थीं। वे सभी प्रतिक्रिया में कांपने से खुद को रोक नहीं पाए। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और सैकड़ों घायल चेन परिवार के सदस्यों के साथ डैन किंग हॉल में वापस चला गया। उसे अपने आप को ठीक करने के लिए आवश्यक ज्ञान मिल गए। उसने आज अपने सभी एजियो ड्रैगन और व्हाइट टाइगर ट्रू क्यूई को पूरी तरह से खा लिया था। ये कहा जा सकता है कि उसने अपनी ट्रू क्यूई के आधे से थोड़ा कम का उपभोग किया था, और उसके पास मौजूद अन्य 3 ट्रू क्यूई भी यूनिवर्सल फोर्स के उपयोग के कारण लगभग खाली हो गए थे। ये पहली बार है जब उसने अपनी ट्रू क्यूई को इस हद तक खर्च किया है। डैन किंग हॉल के अंदर चेन लूजोंग और डैन किंग मेंगबो को अभी अभी युद्ध का नतीजा पता चला था। परिणाम ने दोनों बूढ़ों को चौंका दिया था, क्योंकि वे बार बार अपना सिर हिला रहे थे।
यहाँ तक कि वे भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि चेन जियांग के पास इतनी भयानक ताकत थी। उसकी कीमिया में मजबूत प्रतिभा का तो जिक्र ही न करें। ये लड़का, यह अच्छा होगा अगर वह जल्द से जल्द किसी मार्शल आर्ट संप्रदाय में प्रवेश कर जाए। ये जगह निश्चित रूप से उसके उल्कापिंड के उदय का सामना करने में असमर्थ होगी। चेन लुजोंग ने आह भरी। यहाँ चेन जियांग के लिए कोई उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी ढूंढना बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर वह उन मार्शल आर्ट संप्रदायों में से किसी एक में प्रवेश करता तो वह पैक के निचले हिस्से के पास होता। यही कारण है कि एक बार जब कोई मार्शल कलाकार ताकत के एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है तो वे सामान्य दुनिया में रहने के लिए तैयार नहीं होते। भले ही वे वहां बहुत शक्तिशाली हों, अगर वे आगे नहीं बढ़ते तो उनकी ताकत रुक जाती। जब तक कोई मार्शल कलाकार उस चरण पर पहुंच जाता तब तक वे सभी आगे बढ़ना चाहते थे। याओ परिवार को चेन परिवार ने पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया था। पूरे दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में हर वह संपत्ति जो पहले याओ परिवार की थी अब चेन परिवार के स्वामित्व में थी। बिना किसी संदेह के इसने उन्हें सबसे दुर्जय ताकतों में से एक बना दिया। साथ ही चेन परिवार अब दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में निर्विवाद रूप से नंबर 1 डैन परिवार बन गया था। कई दिन बीत गए और यह घटना पूरे दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में फैल गई। अन्य परिवारों को पता था कि चेन और याओ परिवारों के बीच युद्ध अपरिहार्य था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा चेन जियांग का नाम भी व्यापक हो गया क्योंकि इस प्रमुख संघर्ष में उनके आश्चर्यजनक प्रदर्शन के कारण इसे बार बार सुना गया। शाही महल के अंदर एक बेहद गोरी त्वचा वाला एक सुंदर आदमी एक मध्यम आयु वर्ग के राजसी व्यक्ति से बोला, पिता सम्राट, क्या हम वास्तव में भूल जाएंगे कि चेन जियांग ने हमारी ड्रैगन मार्शल तकनीक चुरा ली है, और ये तथ्य कि उसने मुझे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। सोंग वू ने जोर से डांटा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? चेन परिवार को नष्ट करने की कोशिश करने के लिए सेना का नेतृत्व करें। उनके पास 6-8वें स्तर के नश्वर मार्शल दायरे के विशेषज्ञ हैं। साथ ही चेन जियांग भी है जिनकी ताकत नश्वर मार्शल दायरे के 10वें स्तर के बराबर है। चेन जियांग ने वास्तव में आपको नहीं मारा, ये पहले से ही काफी परोपकारी है। आपको लगता है कि आप चतुर हैं, लेकिन ये चीजें केवल तुच्छ चालें हैं। सोंग वू सम्राट था, लेकिन चेन परिवार का सामना करते हुए उसे भी अपनी प्रतिष्ठा को छोड़ना पड़ा। इसके अलावा उसके और चेन परिवार के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। उस दिन टूर्नामेंट में जब उसने गंभीर रूप से घायल सोंग नानमिंग के साथ वहां नहीं रहने का फैसला किया तो यह वास्तव में एक बुद्धिमानी भरा फैसला था। अगर वह उस दिन याओ परिवार के साथ रहता तो शायद वह और सोंग नानमिंग दोनों याओ परिवार के साथ मारे जाते। मैं उसके साथ समझौता नहीं कर सकता। सोंग नानमिंग ने अपने दांत पीसते हुए थूक दिया। इस दौरान उसे तब तक पीटा गया जब तक उसका शरीर नष्ट नहीं हो गया। अगर अच्छे उपचार करने वाले डैन की सहायता न होती तो उसके ठीक होने की थोड़ी सी भी संभावना नहीं होती। हंस, तो क्या हुआ अगर तुम सुलह नहीं कर सकते? याओ परिवार अब इतिहास बन चुका है, जबकि चेन परिवार हमें धमकाने के लिए कुछ नहीं करेगा। उन्हें सम्राट होने की परवाह नहीं है। आखिरकार वे अपने युद्ध के बाद के हालात को संभालना चाहते हैं। तुम इस समय के लिए आज्ञाकारी रहने वाले हो, सोंग वू ने जाते हुए ठंडे स्वर में कहा। याओ परिवार का आंगन अब चेन परिवार का नया निवास बन गया था। युद्ध में नष्ट हुए प्रवेश द्वार और सामने के क्षेत्र की जल्द ही मरम्मत की जाएगी क्योंकि चेन परिवार के सभी सदस्य वोहू शहर से किंग सिटी में रहने के लिए चले गए हैं। जिन ताकतों के पहले याओ परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध थे उन्होंने जल्दी ही उन्हें छोड़ दिया और चेन परिवार के प्रति सद्भावना दिखाई। इन दिनों कई लोग डैन किंग हॉल में उपहार लेकर आए। वे सभी बहुत उच्च गुणवत्ता वाले थे। इन उपहारों में से चेन जियांग ने केवल कुछ जड़ी बूटियां चुनी और बाकी को चेन परिवार के लिए छोड़ दिया। चेन फुरोंग को मारने के बाद चेन जियांग को अपने शिकार की स्टोरेज थैली में ट्रू एलिमेंटल डेंट मिला। यह एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट लेवल डैन था जो बेहद दुर्लभ था। दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के डैन राजा मेंग बो के लिए भी इस डैन को सफलतापूर्वक परिष्कृत करना बेहद मुश्किल होगा। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में शुद्ध किवी है। इसे खाने के बाद इसके अंदर मौजूद किवी को तुरंत परिष्कृत किया जा सकता है। वाकई बहुत बढ़िया डैन। मुझे आश्चर्य है कि मैं इसे व्यक्तिगत रूप से कब परिष्कृत कर पाऊंगा। चेन जियांग ने डैन को देखा जो पारदर्शी खोल जैसा दिख रहा था। बीच में शुद्ध सफेद किवी की एक गेंद मौजूद थी। सू मेयाओ ने चेन जियांग की फ्लेम ड्रैगन की शानदार भट्टी को प्रशंसापूर्वक पकड़ रखा था। बाई यूयू भी बगल से देख रही थी। फ्लेम ड्रैगन की शानदार भट्टी ने जब चेन जियांग को अपना स्वामी मान लिया
तो बाई यूयू को अब उसकी झुलसती हुई क्यूई का डर नहीं रहा। सू मेयाओ ने कहा, मार्शल आर्ट संप्रदाय के कीमियागरों को काफी अच्छा माना जा सकता है अगर वे उच्च श्रेणी के स्पिरिट लेवल डैन को परिष्कृत कर सकें। ये काफी कठिन है, हालांकि इसका कोई खास मतलब नहीं था। आखिरकार केवल वे कीमियागर ही बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं जो गहन ग्रेड डैन को परिष्कृत कर सकते हैं। वर्तमान में चेन जियांग केवल मध्य श्रेणी के नश्वर स्तर के दान को परिष्कृत करने में सक्षम था और उच्च श्रेणी के नश्वर स्तर के दान या संभवतः निम्न श्रेणी के आत्मा स्तर के दान को परिष्कृत करना सीखना चाहता था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद ही वह उन बड़े मार्शल संप्रदायों की ओर बढ़ेगा। दो बहनों, क्या यह संभव है कि याओ परिवार के वरिष्ठ लोग जो उन मार्शल आर्ट संप्रदायों में हैं, वापस आकर चेन परिवार के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करें? चेन जियांग ने पूछा। उसे चिंता थी कि उसके जाने के बाद याओ परिवार के वरिष्ठ लोग बदला लेने के लिए आएंगे। आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मार्शल आर्ट संप्रदायों को यहाँ क्या हुआ, इसके बारे में पता चल जाएगा। इस बार चेन फुरोंग और झांग लोंग ने पहले नियम तोड़े और आम दुनिया के लोगों के खिलाफ काम किया। भले ही वे मारे गए हों, कोई जांच शुरू नहीं की जाएगी। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि वे सच्चे मार्शल संप्रदाय की नज़र में कुछ भी नहीं थे। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे सिर्फ अपनी मौत के लिए नियम तोड़ें। अगर वे ऐसा करते हैं तो सच्चे मार्शल संप्रदाय को बाकी सभी संप्रदायों द्वारा निशाना बनाया जाएगा, सू मेयाओ ने समझाया। अध्याय 63 कीमिया पीड़ा। मार्शल आर्ट के कई संप्रदाय थे और वे एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। वे सभी किसी के गलत होने और उनकी कमजोरी को भुनाने का इंतजार नहीं कर सकते थे। चेन जियांग कुछ हद तक हैरान था। झांग लोंग की तरह मॉडल मार्शल रियल्म प्रैक्टिशनर का ये युवा 8वां स्तर अभी भी किसी महत्व का नहीं था। ये बहुत संभावना थी कि उन संप्रदायों के अंदर कई शक्तिशाली मार्शल कलाकार थे। केवल असाधारण क्षमता और बहुत आशाजनक भविष्य वाले मार्शल कलाकारों को ही बहुत महत्व दिया जा सकता था। जब सब कुछ शांत हो गया तो चेन जियांग ने कीमिया सीखना और स्पिरिट जड़ी बूटियां उगाना शुरू कर दिया। उसने ट्रू एलिमेंटल डैन का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि सू मेयाओ और बाई यूयू ने उसे सलाह दी थी कि जब वह किसी बाधा का सामना करे तो उसका सेवन करना सबसे प्रभावी होगा। चेन परिवार द्वारा याओ परिवार के दान व्यवसायों को अपने नियंत्रण में लेने के बाद उनकी कुल कीमत में गिरावट आई। इसने कई मार्शल चिकित्सकों को बेहद उत्साहित कर दिया क्योंकि उन्होंने उत्सुकता से चेन परिवार का समर्थन किया। इसके कारण चेन परिवार जनता के बीच बहुत लोकप्रिय था और उनकी कार्रवाई भविष्य में एक पावर हाउस के रूप में उनके विकास में एक बड़ी सहायता होगी। इस दुनिया में जंगल का कानून बहुत प्रचलित है। सिर्फ एक दिन में याओ परिवार द्वारा युगों से जमा की गई सारी संपत्ति अब चेन परिवार की हो गई। उन्होंने खुद ही यह सब किया है। अगर उन्होंने चेन परिवार का विरोध न किया होता तो वे अभी भी समृद्ध हो रहे होते। याओ परिवार के विलय के बाद चेन जियांग के पास कीमिया के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्पिरिट जड़ी बूटियों की कमी नहीं थी। वह वर्तमान में पूर्व याओ परिवार के हर्बल गार्डन से कुछ स्पिरिट जड़ी बूटियां चुन रहा था। एक उच्च श्रेणी के नश्वर स्तर के डैन को परिष्कृत करने की तैयारी कर रहा था। न केवल एक उच्च श्रेणी के नश्वर स्तर के डैन को परिष्कृत करने में कठिनाई कई गुना बढ़ गई, बल्कि इसके लिए बहुत अधिक कीमती स्पिरिट जड़ी बूटियों की भी आवश्यकता थी। उच्च श्रेणी के नश्वर स्तर के दानों के कई प्रकार नहीं थे और यहाँ तक कि कम प्रकार भी व्यापक और अक्सर इस्तेमाल किए जाते थे। ये मार्शल चिकित्सकों के लिए सबसे उपयोगी थे, लेकिन शायद ही कभी परिष्कृत किए जाते थे। ये भी ऐसे प्रकार के दान थे जिनमें कीमियागरों को महारत हासिल करने की आवश्यकता होती है। इसलिए जाहिर है कि जब चेन जियांग ने उच्च श्रेणी के नश्वर स्तर के दानों को परिष्कृत करना सीखने का फैसला किया तो उन्होंने परिष्कृत करने के लिए इनमें से एक को चुना। डांस की टियर सूची में हाई ग्रेड मॉडल लेवल डैन की रैंकिंग कुछ अजीब है। मैं इससे कैसे बताऊं? निस्संदेह मार्शल आर्ट की दुनिया में मॉडल मार्शल दायरे के 10वें स्तर से ऊपर कई मार्शल प्रैक्टिशनर हैं और वे सभी काफ़ी अमीर हैं। इन लोगों की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए जब वे गोलियां खरीदते हैं तो वे जाहिर तौर पर मॉडल लेवल की गोलियां नहीं चुनते बल्कि इसके बजाय लो ग्रेड स्पिरिट लेवल डैन खरीदते हैं। इसके अलावा इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदा जाएगा और इसे खाने के बाद यह उन्हें ज़्यादा फायदे देगा। सू मेयाओ ने कहा। चेन जियांग ने पूछा, तो दूसरे शब्दों में नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें और 9वें स्तर पर मार्शल आर्ट संप्रदायों के लोग अपेक्षाकृत गरीब हैं? सू मेयाओ ने उत्तर दिया, बेशक। इसलिए वे अपने धन से केवल नश्वर स्तर के डैन खरीद सकते हैं, लेकिन आपको ये जानना होगा कि 8वें और 9वें स्तर के नश्वर मार्शल दायरे के मार्शल चिकित्सकों पर उच्च श्रेणी के नश्वर स्तर के डैन के प्रभाव का भी कोई स्पष्ट लाभ नहीं है।
तो आपको केवल सबसे महंगे हाई ग्रेड मॉडल लेवल डैन में महारत हासिल करने की आवश्यकता है, जो कि कल्टीवेटिंग क्यूई डैन, ग्रैंड एलिमेंटल डैन और ट्रांसफॉर्मिंग एसेंस डैन है। सू मेयाओ ने कहा, चेन जियांग इनमें से कुछ डैन को पहले से ही जानता था और वे वास्तव में सबसे महंगे नश्वर स्तर के उच्च श्रेणी के डैन में से थे। उन्हें लेने के बाद उनके प्रभाव भी बहुत स्पष्ट और सहायक थे। क्यूई डैन की खेती मुख्य रूप से किसी की सच्ची क्यूई गुणवत्ता को बढ़ाती है ताकि मार्शल अभ्यासी अपनी सच्ची क्यूई को शुद्ध रूप में परिष्कृत कर सके। ग्रैंड एलिमेंटल डैन एक खेती बढ़ाने वाला डैन था। इसे लेने के बाद बड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यूई जारी की गई, जिसे पतली स्पिरिट क्यूई या आध्यात्मिक नसों को ध्यान में रखे बिना सीधे बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई में परिष्कृत किया जा सकता था। अंतिम था ट्रांसफॉर्मिंग एसेंस डैन। ये डैन सीधे आंतरिक ट्रू क्यूई को आध्यात्मिक शक्ति में बदल देता था और इसका उपयोग मुख्य रूप से दिव्य भावना के क्षेत्र को बढ़ाने और इसके उपयोग का अभ्यास करने के लिए किया जाता था। चेन जियांग के पास फ्लेम ड्रैगन की शानदार भट्ठी थी। इस पवित्र स्तर की ड्रैगनिक वस्तु के साथ कोई भी कीमिया भट्ठी के अंदर समय को तेज कर सकता था और इस तरह कीमिया की शोधन प्रक्रिया में बहुत समय बचा सकता था। ये जानना जरूरी है कि कुछ डैन को परिष्कृत होने में सालों या दशकों का समय लग जाता है। फ्लेम ड्रैगन की शानदार भट्ठी की मदद से चेन जियांग आवश्यक समय को काफी हद तक कम कर सकता है। चेन जियांग पहले ग्रैंड एलिमेंटल डैन को परिष्कृत करने का प्रयास करने जा रहा था, क्योंकि वह खुद डैन लेना चाहता था और अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था। नश्वर मार्शल दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश करने के बाद ही वह बड़े संप्रदायों में से एक में प्रवेश करेगा। ग्रैंड एलिमेंटल डैन को परिष्कृत करने के लिए 3 मुख्य सामग्रियों की आवश्यकता थी। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उन सभी को 500 साल से ज्यादा पुराना होना जरूरी था। इसके अलावा 20 अन्य सहायक सामग्री भी होनी चाहिए। इनमें से सबसे पुरानी सामग्री 100 साल पुरानी और सबसे छोटी सामग्री 50 या 60 साल पुरानी होनी चाहिए। सिर्फ इसी बात से ग्रैंड एलिमेंटल डैन की कीमत देखी जा सकती थी। अगर वे इसे परिष्कृत करने में विफल रहे तो कई कीमियागर बस निराशा में रोएंगे। ये पत्थर जैसा फल वाकई मुश्किल है। चेन जियांग ने शोधन शुरू कर दिया था। मूल रूप से ये जड़ी बूटियां याओ परिवार की थीं और केवल 4 सेट थे, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 1 लाख से अधिक बड़े स्पिरिट सिक्कों से अधिक थी। यद्यपि ज्वाला ड्रैगन की शानदार भट्टी कीमिया के लिए अधिक उपयुक्त थी और तापमान का नियंत्रण मनमाना था, लेकिन अगर किसी को प्रत्येक जड़ी बूटी के लिए आवश्यक तापन की डिग्री के बारे में पता न हो तो दिव्य भट्टियां भी बेकार थीं। इस समय चेन जियांग ने अपनी दिव्य इंद्रिय को 20 या उससे अधिक अलग अलग भागों में विभाजित किया और 20 अलग अलग स्पिरिट जड़ी बूटियों को जलाने वाली ज्वाला को नियंत्रित किया। इसके अलावा इन स्पिरिट जड़ी बूटियों को ठीक उसी समय हर्बल पाउडर में बदलना था, इसलिए उनके बीच समय का जरा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए था। इस बीच चेन जियांग को विभिन्न स्पिरिट जड़ी बूटियों को हर्बल स्पिरिट क्यूई में परिष्कृत करने के लिए अपने पूरे दिमाग का उपयोग करने की भी आवश्यकता थी। दिव्य इंद्रिय की खपत आमतौर पर बहुत अधिक होती, यहाँ तक कि चेन जियांग के लिए भी। लेकिन फ्लेम ड्रैगन की शानदार भट्टी ने उसे दिव्य इंद्रिय की खपत कम करने की अनुमति दी ताकि उसे अपनी दिव्य इंद्रिय को बहाल करने के लिए डैन का उपयोग करने की आवश्यकता न पड़े। चेन जियांग की दिव्य भावना ने कीमिया भट्टी के अंदर एक पूरा दिन बीतने का अनुभव किया, लेकिन वास्तव में केवल एक छोटा सा क्षण बीता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि फ्लेम ड्रैगन की शानदार भट्टी ने इसके अंदर समय के बीतने को तेज कर दिया था, इसलिए दोनों के बीच एक बड़ा समय अंतर था। अरे यार, मैं खत्म हो गया। चेन जियांग को बहुत पसीना आ रहा था क्योंकि उसने फ्लेम ड्रैगन की शानदार भट्टी से रंगीन धुंध का एक समूह उठते देखा था। वह खुद को कुसने से नहीं रोक सका। ये पहले से ही 1 लाख से अधिक बड़े स्पिरिट सिक्के थे जो अचानक रंगीन धुएं के गुबार में बदल गए थे। तथ्य यह है कि चेन जियांग रोया नहीं था, पहले से ही दृढ़ संकल्प माना जाता था। ये शीर्षक के योग्य है, फ्लेम ड्रैगन की शानदार भट्टी जो उसके बाद भी नहीं फटेगी। सू मेयाओ ने हंसी और कोमलता से मुस्कुराया। बहन मेयाओ, मुझे परेशान मत करो, चेन जियांग ने बड़बड़ाया। अभी कुछ समय पहले ही उसने आयरन एलिमेंट फ्रूट नामक स्पिरिट हर्ब को जलाया था और असफल रहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह आयरन एलिमेंट फ्रूट उतना कठोर नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह उसे पका रहा था तो कुछ भी गलत नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अचानक लिप्टों की गर्मी बढ़ा दी। कौन सोच सकता था कि आयरन एलिमेंट फ्रूट पलक झपकते ही फट जाएगा। विस्फोट से बची स्पिरिट क्यूई ने सभी अन्य हर्बल पाउडर और हर्बल स्पिरिट क्यूई को अव्यवस्थित गंदगी में मिला दिया। इसके परिणामस्वरूप विस्फोट के अंतिम परिणाम के साथ कई तरह की प्रतिक्रियाएं हुईं, जो सभी फ्लेम ड्रैगन की शानदार भट्टी से बाहर निकलीं। मैंने तुमसे कहा था कि इस फल को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल है।
जब मैंने इस भूरे रंग के फल का इस्तेमाल किया तो मैं भी कई बार असफल रही। अब जब मैं किसी को मेरे सामने असफल होते हुए देखूंगी, जैसा कि मैंने पहले किया था, तो निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी होगी। सू मेयाओ ने अपनी गुलाबी सुगंधित जीभ बाहर निकाली और हंसना जारी रखा। हर बार जब चेन जियांग ने डांस को परिष्कृत किया, तो सू मेयाओ बाहर आ गई। कभी कभी वह चेन जियांग का पसीना पोंछती या शायद खुश होती। अन्य बार वह उसे प्रोत्साहित करती। कभी कभी वह स्वतंत्रता भी लेती या चेन जियांग जैसे मासूम किशोर को लुभाती। चेन जियांग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, आप असफलताओं को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। केवल 3 सेट सामग्री बची है। उन्होंने ये जानने के बाद कहा कि जब सू मेयाओ कीमिया में महारत हासिल करने की कोशिश कर रही थी, तो अपने व्यापक संसाधनों के साथ भी वास्तव में कई बार असफल रही थी। अच्छा भाई, तुम्हें इतना निराश नहीं होना चाहिए। मुझे बस अतीत याद आ गया और उसकी बहुत याद आ रही थी। सू मेयाओ ने रेशमी रूमाल निकाला और प्यार से मुस्कुराई। फिर वह चेन जियांग की ओर चली गई और उसके चेहरे से पसीना पोंछा। चेन जियांग ने सू मीताओ की ताजगी भरी खुशबू को सूंघा। उसके कोमल सुंदर हाथों को कभी कभी अपने गालों पर सहलाते हुए महसूस करना उसे एक अवर्णनीय अनुभूति कराता था। एक त्वरित ब्रेक के बाद चेन जियांग ने सुधार जारी रखा। दूसरी बार भी वह सफल रहा, ठीक उसी चरण में जब वह लौह तत्व फल से निपट रहा था। तीसरी बार वह लौह तत्व फल के साथ समस्या को सफलतापूर्वक हल करने में कामयाब रहा, लेकिन डैन को जमा देने के अंतिम चरण में वह विभिन्न हर्बल पाउडर और हर्बल स्पिरिट क्यूई के सम्मिलन को नियंत्रित नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप फ्लेम ड्रैगन की शानदार भट्टी के अंदर एक और छोटा विस्फोट हुआ। पिताजी वास्तव में बहुत खर्चीले हैं। केवल 2 घंटे की अवधि में मैंने 4 लाख से अधिक बड़े स्पिरिट सिक्के वाष्पित कर दिए हैं। चेन जियांग जमीन पर लेट गया। निजी कमरे में बिखरे हुए धुंध को देखते हुए उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। अध्याय 64 जहरीली सुई। जितना अधिक चेन जियांग ने कीमिया के रहस्यों में गहराई से जाना और उच्च रैंक वाले डैन के साथ प्रयोग किया, उतना ही उसे समझ में आया कि शक्तिशाली कीमियागर इतने दुर्लभ क्यों थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिकांश लोग स्पिरिट जड़ी बूटियों का सेवन नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि चेन जियांग, जो दूसरों की तुलना में प्रतिभाशाली था और उसके पास फ्लेम ड्रैगन की शानदार भट्टी भी थी, फिर भी इस उच्च श्रेणी के नश्वर स्तर को परिष्कृत करने की कोशिश में लगातार असफल रहा। दूसरों की तो बात ही छोड़िए। बहन मियाओ, मुझे एक चुंबन दे दो, फिर मुझे फिर से थोड़ी हिम्मत मिलेगी। बार बार असफल होने से मैं डर गया हूँ, चेन जियांग ने डरते हुए कहा, लेकिन जब उसने ये शब्द जोर से कहे तो वह मूर्खतापूर्ण हंसी हंसा। सू मेयाओ ने थूकते हुए कहा, तुम छोटे बदमाश हो, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी कर रहे हो। अच्छा हुआ कि तुमने मजाक करने के लिए मुझे चुना। तुम बड़ी बहन से ऐसी बातें कहने की हिम्मत नहीं कर पाते, वरना तुम्हारा चेहरा कम से कम कई दिनों तक सूजा रहेगा। चेन जियांग ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा, बेशक मुझे पता है बहन मियाओ, ऐसा नहीं है कि तुम मुझे पहली बार चूमने जा रही हो। दोबारा चूमना तो कुछ भी नहीं है। ये तब हुआ था जब चेन जियांग ने फ्लेम ड्रैगन की शानदार भट्टी जीती थी। सू मेयाओ ने क्षणिक उत्साह में चेन जियांग के गाल पर चूमा था। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि चेन जियांग अभी भी उस पल के बारे में सोच रहा होगा। अच्छा प्रयास। अगर तुमने फिर से इस बारे में बात की तो मैं तुम्हें बाद में अनदेखा कर दूंगी। सू मेयाओ ने धीरे से उपहास किया। उस दिन के बारे में सोचते हुए जब उसने चेन जियांग के गाल को चूमा था, उसका सुंदर चेहरा थोड़ा गर्म महसूस किए बिना नहीं रह सका, क्योंकि 2 मादक लालियां उभरीं। इसने उसे और भी अधिक मोहक और आकर्षक बना दिया। ये देखकर चेन जियांग दंग रह गया। हंस, जल्दी करो और डांस को ठीक करो। सू मेयाओ का चेहरा धीरे धीरे और भी लाल हो गया क्योंकि वह अपने पैरों को पटक रही थी। उसकी आवाज़ मोहक थी, लेकिन गुस्से से भरी हुई थी। वह एक सफ़ेद रोशनी में बदल गई और फिर रिंग में गायब हो गई। चेन जियांग कुछ हद तक निराश था, लेकिन वह जानता था कि सुंदरी का दिल जीतने के लिए उसे पहले मजबूत बनना होगा। उसने फिर से डैन को परिष्कृत करने की गंभीरता से कोशिश करने से पहले एक पल आराम किया। अगर वह इस बार असफल होता है तो उसे और जड़ी बूटियां खरीदनी होंगी। आधे घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद चेन जियांग की शैतानी हंसी निजी कमरे में गूंजने लगी। हा, तुम्हारे पिता आखिरकार सफल हो गए। सिर्फ आधे दिन में मैंने सीख लिया कि ग्रैंड एलिमेंटल डैन को सफलतापूर्वक कैसे परिष्कृत किया जाता है। हा, सू मेयाओ और बाई यूयू ने जब वह घृणित हंसी सुनी तो वे तुरंत रिंग से बाहर आ गए। इस तरह से फिर कभी मत हंसना, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। बाई यूयू की बर्फीली आवाज गूंज उठी।
इससे पहले खुश रहने वाले चेन जियांग को तुरंत ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी कुत्ते की गंदगी खाई हो। उसने तुरंत हंसना बंद कर दिया और अपना मुंह बंद कर लिया। उसे चिंता थी कि बाई यूयू वास्तव में उसके दांत तोड़ देगी। सू मेयाओ ने जब ये देखा तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। जैसे ही फ्लेम ड्रैगन की शानदार भट्टी खुली, 5 ड्रैगन की आंख के आकार के सफेद डैन नजर आए, जिनमें से काफी मात्रा में स्पिरिट क्यूई निकल रही थी। हालांकि प्रत्येक डैन की कीमत 80,000 स्पिरिट सिक्के थी। ये बदमाश हमेशा दूसरों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है। मुझे लगा था कि वह कम से कम 1 दर्जन बार असफल होगा, लेकिन लगता है कि 2 या 3 बार असफल होने के बाद ही वह हमेशा की तरह सफल हो गया। सू मेयाओ, जो अपने दिल में बहुत खुश थी, ने मुंह बनाते हुए कहा। ये देखने में बहुत ही आकर्षक दृश्य था। हालांकि चेन जियांग को गर्व था, फिर भी वह सीधे चेहरे से कहने में कामयाब रहा, ये सब सिस्टर मेयाओ के मार्गदर्शन और सिस्टर यूयू के कारण है। यह मेरी बात नहीं है। बाई यूयू ने उसे बीच में ही टोक दिया। बेशक इसका सब कुछ सिस्टर यूयू से जुड़ा है, क्योंकि मेरे दिल में हमेशा यह विचार रहता है कि मैं दोनों परी बहनों की ताकत को कैसे बहाल कर सकता हूँ। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि बाई यूयू जानती थी कि चेन जियांग सिर्फ उसकी चापलूसी कर रहा था, लेकिन वह थोड़ा भावुक हुए बिना नहीं रह सकी क्योंकि चेन जियांग ने यह बात उसके सम्मान में कही थी। भविष्य में थोड़ा और प्रयास करो। जब तुम मुझसे कोई शैतानी कौशल सीख लोगे तो मैं तुम्हें गंभीरता से सिखाना शुरू कर दूंगी। बाई यूयू ने कहा। अपनी बात खत्म करने के तुरंत बाद वह जल्दी से रिंग में वापस आ गई। बच्चा, जल्दी से निगल और डैन को परिष्कृत ताकि आप थोड़ा पहले नश्वर मार्शल दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश कर सकते हैं। सू मेयाओ ने रिंग में लौटने से पहले उसे थोड़ा पसीना पोंछने में मदद की। हालांकि चेन जियांग ने इसे तुरंत नहीं खाया, बल्कि इसके बजाय एक छोटा ब्रेक लिया। इसके बाद उसने सू मेयाओ को बुलाया और ट्रांसफॉर्मिंग एसेंस डैन और कल्टिवेटिंग क्यूई डैन दोनों के लिए शोधन प्रक्रिया सीखने का अनुरोध किया। चेन जियांग को इतना भावुक देखकर सू मेयाओ ने हार मान ली और धैर्यपूर्वक उसका मार्गदर्शन किया। ट्रांसफॉर्मिंग एसेंस डैन यकीनन हाई ग्रेड मॉर्टल लेवल डैंस में परिष्कृत करने के लिए सबसे कठिन था। जड़ी बूटियां भी सबसे महंगी थी, इसलिए इसे परिष्कृत करने के लिए ये सबसे महंगा डैन भी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दिव्य भावना के विकास को तेजी से बढ़ा सकता है। ये जानना महत्वपूर्ण था कि सच्ची क्यूई की तुलना में दिव्य भावना को विकसित करना अतुलनीय रूप से कठिन था। साथ ही कई शक्तिशाली अभ्यासों को उनकी बुनियादी आवश्यकताओं के हिस्से के रूप में दिव्य भावना के एक निश्चित स्तर की आवश्यकता होती है। लेकिन जब वह मुश्किल ट्रांसफॉर्मिंग एसेंस डैन को परिष्कृत कर रहा था, तब भी चेन जियांग ने इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करने से पहले अपने पहले प्रयास में असफलता पाई। इसके अलावा उसने एक साथ 6 डैन भी बनाए। इससे 2 सुंदरियों बाई यूयू और सू मेयाओ के सुंदर चेहरे भी फीके पड़ गए, लेकिन वे बहुत उत्साहित भी थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि भविष्य में चेन जियांग एक कीमिया जीनियस बन जाएगा और निश्चित रूप से कीमिया में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। ट्रांसफॉर्मिंग एसेंस डैन सामग्री के 4 सेट थे। क्योंकि चेन जियांग केवल एक बार असफल हुआ था, वह कुल 18 डैन प्राप्त करने में कामयाब रहा। प्रत्येक डैन के अनुसार कीमत 10,000 स्पिरिट सिक्के थे, जो कुल मिलाकर 180,000 स्पिरिट सिक्के थे। जड़ी बूटियों के प्रत्येक सेट की कीमत केवल 15,000 स्पिरिट सिक्के थी और वह एक सेट से 6 डैन को परिष्कृत करने में सक्षम था। चेन जियांग निश्चित रूप से भाग्य से धन्य था। हालांकि वह उस भाग्य को नियमित दुनिया में नहीं बनाने वाला था, बल्कि साधक की दुनिया में। बच्चा, अब तुम बिल्कुल शांत हो ना। हम तुम्हारे स्पिरिट लेवल डांस को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने का इंतजार कर रहे हैं। भगवान से शिकायत मत करना। सू मेयाओ ने कहा। वह चेन जियांग की कीमिया प्रतिभा से हैरान और खुश थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि वह इस सफलता के कारण बहुत ज्यादा गर्वित हो। चेन जियांग ने जवाब में अपना सिर हिलाया। शाम को चेन जियांग ने दान खाया और शहर के बाहर साधना करने चला गया। वह न केवल सच्ची क्यूई की साधना कर रहा था, बल्कि अपने आंतरिक और बाहरी शरीर को परिष्कृत करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग भी कर रहा था। इससे न केवल उसका शरीर और भी शक्तिशाली हो जाएगा, बल्कि वह जल्दी से सच्ची क्यूई को आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकेगा, जिसके साथ वह फिर दिव्य भावना की साधना कर सकेगा। 1 महीने पहले चेन जियांग तीनों सबसे उपयोगी हाई ग्रेड मॉर्टल लेवल डांस की रिफाइनिंग प्रक्रिया से परिचित हो गया था। उसने अपनी कीमिया तकनीक को बेहतर बनाने के लिए कुछ कम प्रसिद्ध डांस को भी रिफाइन करने की कोशिश की। बेशक अत्यधिक निर्भर न होने के लिए उसने रिफाइनिंग के लिए अन्य कीमिया भट्टियों का भी इस्तेमाल किया। शुरुआत में केवल छोटी मोटी असफलताओं के साथ
अन्य भट्टियों के साथ रिफाइनिंग में सफल होने से पहले इसमें बस अधिक समय लगा। उदाहरण के लिए, ग्रैंड एलिमेंटल डैम को फ्लेम ड्रैगन की शानदार भट्टी में सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में केवल आधे घंटे का समय लगा, जबकि एक साधारण कीमिया भट्टी में लगभग 1 दिन लगा। 1 महीने में ही चेन परिवार की किंग सिटी में स्थिति भी स्थिर हो गई थी। उनके डैन व्यवसाय का विस्तार हुआ। हालांकि उनके द्वारा बेचे जाने वाले डैन सस्ते थे, लेकिन बेची जाने वाली मात्रा बहुत अधिक थी, इसलिए चेन परिवार ने बहुत अधिक राजस्व अर्जित किया। सुबह जब चेन जियांग बाहरी शहर से चेन फैमिली पैलेस लौटा, तो उसने देखा कि स्टीवर्ड लाओ मा उत्सुकता से दौड़ता हुआ आ रहा है। युवा मास्टर, कुछ बड़ा हुआ है, लाओ मा जल्दी से चिल्लाया। क्या हुआ, बोलो, चेन जियांग ने जल्दी से पूछा। 10 दिन पहले पैट्रियार्क कुछ मुद्दों को सुझाने के लिए बाहर गए थे, लेकिन जहर खाकर वापस आए। अभी मेंग लाओ के साथ कई बुजुर्ग अपने ट्रू क्यूई का इस्तेमाल जहर को दबाने के लिए कर रहे हैं। पैट्रियार्क की जान खतरे में है। जैसे ही लाओ मा ने अपना आखिरी वाक्य पूरा किया, चेन जियांग धुंधला हो गया और चला गया। चेन जियांग का चेहरा गरिमापूर्ण था जब वह निजी कमरे में आया। कई बुजुर्ग और मेंग बो चेन तियानहु के ऊपरी शरीर पर अपने हाथ दबा रहे थे और उसके शरीर में जहर को दबाने के लिए अपनी सच्ची क्यूई दे रहे थे। चेन तियानहु का पूरा मजबूत और मांसल शरीर काला पड़ गया था। उसका चेहरा खून से रहित लग रहा था और काली क्यूई के हल्के निशान थे जो बता रहे थे कि उसे जहर दिया गया था। पास में ही चेन लुझों की भौहें एक बहुत छोटी सुई को देखकर फड़क उठी। अध्याय 65 जिउडू गैंग। इस समय कई बुजुर्ग और मेंगबो, उनके चेहरे पर कुछ थकावट थी, वे सभी पसीने से तर थे। उनके चेहरे से कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उन्होंने अपनी बहुत सारी सच्ची क्यूई पी ली थी। मेरे पिता को जहर से बाहर निकालने में मदद करने के लिए वरिष्ठों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वे कैसे हैं? चेन जियांग ने पूछा। हालांकि उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन वह मन ही मन बहुत चिंतित था। चेन तियानहु चेन जियांग के पिता और उनके एकमात्र परिवार थे। बचपन से ही उनके पिता ने उनकी देखभाल की थी, जिससे उन्हें अपने पिता को खोने के विचार से डर लगता था। मेंगबो ने कहा, निश्चिंत रहें, जहर को स्थायी रूप से दबा दिया गया है, लेकिन इसे पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला गया है। जहर पूरी तरह से हड्डियों और मेरिडियन में घुस गया है, यहाँ तक कि उनके 5 झाग और 6 फू में भी प्रवेश कर गया है। सौभाग्य से हम जहर को दबाने में सक्षम थे, वरना। चेन जियांग ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, फिर उसने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लीं। उसके दिल में वह पूरी तरह से गुस्से में था। एक अदृश्य लेकिन भारी स्लॉटर क्यूई अचानक उसके शरीर से बाहर निकल आया। चेन तियानहु ने अपनी आंखें थोड़ी खोली, हालांकि उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी, लेकिन वह गुस्से से भरी हुई थी। जिउडू गैंग, वे कमीने, उन्होंने हमारे चेन परिवार के सदस्यों के खिलाफ कई बार साजिश रची, इसलिए मैं खुद सभी हिसाब किताब निपटाने गया। अंत में एक लड़ाई छिड़ गई। जब मैं जिउडू गैंग के 2 प्रबंधकों और उनके 5 बुजुर्गों को मारने में कामयाब हो गया, तो उनके मुखिया ने मेरे खिलाफ साजिश रची। मैंने लड़ाई जारी न रखने का फैसला किया और वापस भागा। चेन जियांग हैरान रह गया, यहाँ तक कि उन बुजुर्गों और मेंगबो ने भी चेन तियानहु को अविश्वसनीय नज़र से देखा। पिताजी, आप वाकई अकेले ही जिउडू गैंग में घुस आए। चेन जियांग ने ठंडी लंबी गहरी सांस ली। जिउडू गैंग एक बहुत ही खतरनाक संगठन था, जो जहर में माहिर था। कई मार्शल आर्टिस्ट इस काले संगठन से डरते थे। 10 साल पहले 2 परिवारों ने उनसे निपटने के लिए अपने शीर्ष विशेषज्ञों को भेजा था, लेकिन उनमें से एक भी वापस नहीं आया। बाद में 2 परिवार के मुखिया भी चले गए, लेकिन वे भी वापस नहीं लौटे। हंफ, डरने की क्या बात है? जब से हमारे चेन परिवार ने याओ परिवार को अपने कब्जे में लिया है, तब से जिउडू गिरोह हमारे चेन परिवार का विरोध कर रहा है। हमेशा हमारा सामान छीनते रहते हैं, यहाँ तक कि हमारे चेन परिवार के 10 सदस्यों को गुप्त रूप से जहर दे दिया गया था। अगर जिउडू गिरोह को खत्म नहीं किया गया, तो वे हमारे चेन परिवार के और सदस्यों को मार डालेंगे। चेन तियानहु ने गुस्से में कहा। शांत हो जाओ, मेंगबो ने अपील की। चेन तियानहु ने जो किया, वह वाकई धरती हिला देने वाला था। जिउडू गैंग के 2 मैनेजरों और 5 बुजुर्गों की हत्या निश्चित रूप से उनके लिए बहुत बड़ी क्षति थी। उसने अकेले ही गैंग की पूरी नींव हिला दी थी। चेन लुजोंग आया और उसने सभी को देखने के लिए अपने हाथ में एक मोटे कपड़े में लिपटी सुई दी और कहा, यह सुई तियानहु की बांह से निकाली गई थी, जो उस जहर के लिए जिम्मेदार थी जिसे हमने अभी कुछ देर पहले दबाया था। इस सुई से चुभने वाले किसी भी व्यक्ति को लकवा मार जाएगा, जिसका पता लगाना काफी मुश्किल है। हालांकि चून की चेन तियानहु की दिव्य भावना काफी शक्तिशाली है,
इसलिए वह अपने शरीर की स्थिति को भांपने में सक्षम था और उसने लड़ाई जारी नहीं रखी। अन्यथा जहर का प्रसार और भी तेज हो जाता। सुई को देखकर चेन जियांग की आंखें खुल गईं, उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। मैंने ये सुई पहले भी देखी है। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे याद आया कि जब उसने क्राउन प्रिंस सोंग नानमिन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो उसने भी ऐसी ही सुई का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा लिंग यूलान को भी इसी सुई से वार किया गया था, लेकिन उस पर जहर इतना तेज नहीं था। हाँ, क्राउन प्रिंस ने लिंग यूलान के साथ लड़ाई के दौरान बर्फ की सुइयां छोड़ी और लिंग यूलान को जहर दे दिया। मेरे साथ मैच के दौरान उसने ऐसी ही सुइयां छोड़ी, लेकिन वह मेरी आग से जल गई। चेन जियांग की भौहें बोलते समय फड़क उठी। वह लगातार इस बात पर विचार कर रहा था कि क्राउन प्रिंस ने इस तरह की चीज कैसे प्राप्त की, लेकिन अब जब ये पता चला कि जिउडू गैंग के पास भी वही चीज है, तो हर कोई यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि दोनों के बीच निश्चित रूप से कुछ संबंध था। सम्राट सोंग वो इत्मीनान से और बेफिक्र है। जिउडू गैंग के साथ हाथ मिलाने से उसे कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये बहुत संभव है कि क्राउन प्रिंस गुप्त रूप से जिउडू गैंग के संपर्क में हो। मेंगबो ने कहा, कुछ समय पहले उसने ही लेंग यूलान से जहर बाहर निकाला था, इसलिए वह भी संदिग्ध था। मुझे स्पष्ट रूप से जांच करनी चाहिए। पिताजी, जिउडू गिरोह का आधार कहाँ है? चेन जियांग ने पूछा। उसकी आंखों में गहरी हत्या की मंशा भरी हुई थी। फ्रीविंड माउंटेन, सावधान रहो। चेन तियानहु अपने बेटे चेन जियांग की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट था। उसने उसे आश्वस्त भी किया, क्योंकि शक्तिशाली याओ परिवार भी उसके द्वारा पराजित हुआ था। निश्चिंत रहो, हमें तियानहु के जहर को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए बस कुछ और समय चाहिए। चेन लुजोंग ने चेन जियांग के कंधे को थपथपाया। चेन जियांग निजी कमरे से बाहर निकला और शहर से बाहर किंग सिटी के पूर्वी हिस्से की ओर निकल गया। फ्रीविंड माउंटेन हमेशा से डाकुओं के जमा होने की जगह रहा है, और अफवाह थी कि डाकुओं और लुटेरों के कई बिखरे हुए समूह इकट्ठे हुए थे और एक गिरोह बनाया था, जिसे अब जिउडू गिरोह के नाम से जाना जाता है। शहर छोड़ने के बाद चेन जियांग को पता चला कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने दिखावा किया कि उसने ध्यान नहीं दिया और अपने रास्ते पर चलता रहा। याओ परिवार को खत्म करने के बाद ये काफी संभव था कि उनके कुछ बचे हुए लोग बदला लेने की तलाश में थे। हालांकि अपनी मौजूदा ताकत के साथ चेन जियांग को ऐसे लोगों से बदला लेने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जंगल में घुसते ही चेन जियांग घोड़े से उतर गया और जंगल में भाग गया। उसने जानबूझकर अपनी गति थोड़ी धीमी कर ली ताकि उसका पीछा करने वाले लोग उसे पकड़ सकें। हालांकि उसे यह सोचकर अजीब लगा कि कुछ हो रहा है, क्योंकि उसका पीछा करने वाले व्यक्ति ने कोई कार्रवाई नहीं की और ऐसा लग रहा था कि वह केवल उसकी निगरानी कर रहा था। क्या ये हो सकता है कि फ्रीविंड माउंटेन से किसी ने अनुमान लगाया हो कि मैं आऊंगा? अचानक यह विचार चेन जियांग के दिमाग में आया। उसने अनुमान लगाया कि आगे कोई घात लगा सकता है। जंगल में गहरे घुसने के बाद उसे अचानक पता चला कि जो उसका पीछा कर रहा था वह अब उसके आगे निकल गया है। इससे चेन जियांग को आगे घात लगाए बैठे होने का और भी पक्का अंदाजा हो गया। सचमुच जंगल में कुछ दूर तक दौड़ने के बाद उसने अपने सामने एक आदमी को बैठे देखा। आसपास एक भी पेड़ नहीं लगा था और विशाल मैदान गिरे हुए पत्तों से अटा पड़ा था। हालांकि वहां एक आलीशान कुर्सी रखी हुई थी जिस पर एक सुंदर लड़का बैठा हुआ था। सोंग नानमिन। चेन जियांग ने क्राउन प्रिंस की ओर ठंडे मन से देखा, जिसे एक बार चेन जियांग ने अपन बना दिया था। अगर बड़ी संख्या में अच्छी स्पिरिट जड़ी बूटियां न होती तो क्राउन प्रिंस इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाते। सोंग नानमिन के यहाँ आने का सिर्फ एक ही कारण था, और वही है कि सोंग नानमिन और जिउडू गैंग के बीच वास्तव में घनिष्ठ संबंध थे। चेन तियानहु के जिउडू गैंग से जाने के तुरंत बाद उन्होंने तुरंत एक संदेशवाहक ईगल भेजा था, इसलिए सोंग नानमिन के पास यहाँ आने का समय था। चेन जियांग के व्यवहार के अनुसार जहर खाए चेन तियानहु के भाग जाने के बाद चेन जियांग निश्चित रूप से बदला लेने के लिए आएगा। क्योंकि सोंग नानमिन चेन जियांग से नफरत करता था, इसलिए उसे बीच रास्ते में रोकना भी सामान्य बात थी। एक बार जब चेन जियांग ने इस बारे में सोचा तो उसे पता चला कि वह कई जिउडू गिरोह के सदस्यों से घिरा हुआ था जो जहर से भरे कई छिपे हुए हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे। हालांकि वह अभी भी शांत था। एक कीमियागर के रूप में उसके पास पहले से ही जहर को नकारने की क्षमता थी। इसके अलावा वह नश्वर मार्शल दायरे के 8वें स्तर पर था, इसलिए उसके पास मजबूत अंतर्दृष्टि थी। अंत में सोंग नानमिन उसके खिलाफ साजिश रचने के लिए उसी सुई का इस्तेमाल नहीं करेगा। सोंग नानमिन के पीछे 4 मजबूत आदमी खड़े थे।
उनके पूरे शरीर से शुद्ध सच्ची क्यूई निकल रही थी। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे शाही महल के विशेषज्ञ थे। सोंग नानमिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ज्यूडू गैंग के साथ मिल जाओगी। प्रतिष्ठित दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के क्राउन प्रिंस के लिए वास्तव में इस दुष्ट शक्ति के साथ संबंध रखना, अगर यह फैल गया तो हम। चेन जियांग ने व्यंग्य किया। चेन जियांग, तुम्हारी मृत्यु निकट है, फिर भी तुम इतने उत्साहित क्यों हो? तुम मर जाओगे और फिर मेरे और ज्यूडू गैंग के बारे में कौन जानेगा? हाँ 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 हाँ, जब तक मैं तुमसे निपटता रहूंगा, जब मैं सम्राट बनूंगा तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे चेन परिवार को नष्ट कर दूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक सच्चा सम्राट बनना चाहता हूँ। सोंग नानमिंग ने पागलों जैसी नज़र से कहा। दक्षिणी मार्शल साम्राज्य का सम्राट केवल नाम का सम्राट था, हालांकि वह पूरे देश का प्रबंधन करता था, लेकिन जब चेन और याओ परिवार का मामला हुआ तो उसे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था, न ही उसके पास ऐसा करने की ताकत थी। इसलिए उसका अधिकार वास्तव में बहुत सीमित था। सोंग नानमिंग क्राउन प्रिंस था, जो अगला सम्राट था। सत्ता की अपनी अत्यधिक इच्छा के कारण वह उन मार्शल आर्ट परिवारों द्वारा दबाया जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ज्यूडू गैंग जैसी ताकतों के साथ संबंध बनाए थे। जब समय सही था तो उसने इन ताकतों का उपयोग करके इन परिवारों को गुप्त रूप से नष्ट करने की योजना बनाई। हमला करो, हम उसे यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाने देंगे। सोंग नानमिंग के चिल्लाने पर अचानक जंगल में ठंडी हवा चलने लगी। अध्याय 66, ड्रैगन को नष्ट करने वाला दिव्य मार्शल कौशल। सोंग नानमिंग, जिसे उसके पीछे 4 शाही महल विशेषज्ञों द्वारा अनुरक्षित किया जा रहा था, पलक झपकते ही जंगल में गायब हो गया। ठंडी हवा चली और चेन जियांग ने देखा कि अचानक उसके चारों ओर बहुत ज्यादा काली धुंध छा गई। उसने तुरंत अपने शरीर को जीवंत सच्ची क्यूई से सुरक्षित किया और उसे अपने शरीर को ढकने वाले क्यूई कवच में बदल दिया। उसने उसी समय अपनी सांस रोक ली, क्योंकि वह जानता था कि यह निश्चित रूप से एक जहरीली धुंध थी। जहरीली धुंध अभी अभी आई थी। चेन जियांग जिस जगह पर खड़ा था उसे पूरी तरह से ढक लिया था। दिन के उजाले में भी उसके चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक चेन जियांग की भौहें फड़क उठी, क्योंकि उसे लगा कि चारों दिशाओं से बहुत सी चीजें तेजी से उसकी ओर उड़ रही हैं। वहां अनगिनत तीर और अलग अलग लंबाई और मोटाई की सुइयां थीं। चारों दिशाओं से एक साथ कई तरह के छिपे हुए हथियार उड़ रहे थे। पहले का धुंधला जंगल अब पूरी तरह से ढक गया था और भी अंधेरा हो गया था। यह जहरीले छिपे हुए हथियारों की बारिश की तरह था जो इस समय चेन जियांग की ओर उड़ रहे थे। इससे पहले चेन जियांग ने अपने आसपास कई लोगों को देखा था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे एक साथ इतने सारे छिपे हुए हथियारों को इतने शानदार तरीके से छोड़ देंगे। हालांकि ऐसा होने के बावजूद चेन जियांग अभी भी थोड़ा भी डरा हुआ नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि सोंग नानमिंग मेरी मौत के बारे में इतना निश्चित है। अगर मैं एक साधारण 8वें स्तर या 9वें स्तर का नश्वर मार्शल क्षेत्र विशेषज्ञ होता तो मुझे डर है कि मैं निश्चित रूप से पीड़ित होता। चेन जियांग ने अपने दिल में कहा। जैसे ही अनगिनत उल्टी हुई सुइयों और तीरों ने उसे छुरा घोंपा, उसके शरीर से बड़ी मात्रा में अदृश्य ट्रू क्यूई तुरंत फूट पड़ी। ये 5 तत्वों के विलय से निर्मित सार्वभौमिक शक्ति थी। ये गहरी और भयावह शक्ति कई झांक के दायरे में व्याप्त थी। वे उड़ते हुए छिपे हुए हथियार अब इस शक्ति द्वारा पकड़े गए थे। उनमें से कोई भी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, पूरी तरह से हवा में लटके हुए थे। चेन जियांग द्वारा छोड़े गए सार्वभौमिक बल द्वारा अनगिनत उल्टी हुई सुइयां और तीर रोक दिए गए। वे हवा में लटके हुए थे और एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे चेन जियांग के चारों ओर एक काली दीवार खड़ी कर दी गई हो। हे, अब और नहीं, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त माना जा सकता है। चेन जियांग हंसा। उन्होंने ताई ची दिव्य व्यायाम का उपयोग कठोर और नर्म दोनों विशेषताओं के साथ किया और सार्वभौमिक बल को मुक्त किया, जिसने हवा के भीतर सभी छिपे हुए हथियारों को जगह में निलंबित कर दिया। इस समय चेन जियांग को लगा कि उसके आसपास छिपे हुए सभी लोग जंगल में भागने लगे हैं। चेन जियांग के मन में एक क्रूर विचार आया। धमाका! यूनिवर्सल ट्रू क्यूई उसके शरीर से सुनामी की तरह बाहर निकल आया। अचानक बल के कारण वे छिपे हुए हथियार, जो पहले हवा में लटके हुए थे, जहरीले धुंध के साथ उड़ गए और चारों दिशाओं में उड़ गए। पलक झपकते ही चेन जियांग का स्थान पहले की तरह चमकते जंगल में वापस आ गया। हालांकि अब जंगल से दयनीय चीखों की लहरें उठ रही थीं, मानो कोई शैतान सैकड़ों लोगों की जान मांग रहा हो। जो बोया है वही काट रहे हो। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसके पास बेहद जीवंत और शक्तिशाली ट्रू क्यूई थी। जब तक वह इसकी शक्ति का सही तरीके से उपयोग कर सकता था,
उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। उसे बस छिपे हुए हथियारों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। चेन जियांग की पीठ पर लपटों के दो समूह दिखाई दिए। ये तीव्र लपटें जल्द ही विशाल पंखों की एक जोड़ी में बदल गईं। सोंग नानमिंग को भागने से रोकने के लिए चेन जियांग ने वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स का इस्तेमाल किया था। इन फायर विंग्स ने चेन जियांग को तुरंत ऊपर की ओर धकेल दिया, जैसे आसमान में उड़ता हुआ बाज। चेन जियांग की दृष्टि एक बाज की तरह थी। हवा में ऊंची उड़ान भरते हुए भी वह अभी भी जमीन पर सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह जल्द ही जंगल के बाहर सड़क तक पहुंचने में सक्षम हो गया, जहां उसने पहले अपना घोड़ा छोड़ा था, जो कि किंग सिटी की ओर वापस जाने का रास्ता भी था। चेन जियांग ने अपनी दिव्य बुद्धि से वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स को फड़फड़ाया और नियंत्रित किया और बहुत तेजी से उड़ान भरी। उसे सोंग नानमिंग को पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। घोड़े पर सवार होकर तेजी से भागते हुए सोंग नानमिंग बहुत उत्साहित दिख रहा था, क्योंकि वह आखिरकार अपने सबसे बड़े दुश्मन को हराने में सक्षम था। जब तक उसके पिता सम्राट अपना सिंहासन सोंग नानमिंग को सौंपते, वह अपनी योजना को अंजाम दे सकता था। लेकिन इस समय उसने अचानक किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। सोंग नानमिंग! चेन जियांग हवा में चिल्लाया। सोंग नानमिंग को लगा कि उसने गलत सुना है, लेकिन उसने एक बार फिर ऊपर से आती हुई एक स्पष्ट आवाज सुनी। उसने और 4 शाही महल विशेषज्ञों ने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। उन्होंने तुरंत देखा कि आसमान में आग की तरह लाल पंखों की एक जोड़ी दिखाई दे रही थी। पंखों की वह जोड़ी एक व्यक्ति के शरीर से निकल रही थी, और वह व्यक्ति चेन जियांग था। चेन जियांग के पीछे ट्रू क्यूई से बने पंखों को देखकर सोंग नानमिंग के पूरे शरीर में अचानक एक सिहरन दौड़ गई, उसके सिर के ऊपर से लेकर उसके पैरों के तलवों तक। चेन जियांग अभी भी जीवित था। इसके अलावा वो एक अनमोल ट्रू क्यूई विंग मार्शल कौशल का उपयोग कर रहा था। चेन जियांग ने आसमान से छलांग लगाए। उसकी हथेली पर अचानक बहुत बड़ी मात्रा में भयानक नीला ट्रू क्यूई दिखाई दिया। जल्द ही ट्रू क्यूई से एक विशाल हथेली बन गई। हालांकि सोंग नानमिंग और अन्य लोग भाग रहे थे, लेकिन वे बाज की पकड़ में संघर्ष कर रहे खरगोशों से ज्यादा कुछ नहीं थे। चेन जियांग ने विशाल हथेली को छोड़ा और सोंग नानमिंग और सभी शाही महल विशेषज्ञों पर दबाव डालते हुए भयंकर प्रहार किया। यह 8वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र में किसी व्यक्ति की सच्ची क्यूई थी, और इसमें नीली बिजली और आभा हवा भी थी। इसकी भयानक शक्ति और गति के तहत सोंग नानमिंग और अन्य पलक झपकते ही गंभीर रूप से घायल हो गए। आदमी और घोड़े दोनों जमीन पर दब गए। घोड़े तुरंत मर गए, जबकि उनके सवार खून की उल्टी कर रहे थे, जमीन पर संघर्ष कर रहे थे। चेन जियांग एक लंबा ब्लेड पकड़े हुए उनके बगल में पहुंचा। सोंग नानमिंग के सामने ही चेन जियांग ने एक एक करके उन शाही महल के विशेषज्ञों का सिर काटना शुरू कर दिया। अपने सामने ये भयावह दृश्य देखकर सोंग नानमिंग डर से कांप उठा और उसकी पैंट भी गीली हो गई। चेन जियांग सोंग नानमिंग को बेईमानी से मार सकता था, और वही जानता था। मौत बिल्कुल नजदीक थी, और हवा खून की तेज बदबू से भरी हुई थी। सोंग नानमिंग के सामने 4 सिर रखे गए थे, लेकिन उसके सामने खूनी दृश्य के बावजूद जो चीज उसे और अधिक भयभीत कर रही थी, वह थी चेन जियांग के चेहरे पर मुस्कान और उसके शरीर से निकलने वाली मोटी स्लॉटर क्यूई। मैंने पिछले मार्शल आर्ट टूर्नामेंट से इस मामले को आगे बढ़ाने का इरादा भी नहीं किया था, लेकिन मैंने ये भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे मारने की साजिश करोगे। यही तो तुमने मांगा था, चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा। सोंग नानमिंग का सुंदर चेहरा टेढ़ा हो गया था। वह गंभीर रूप से घायल था और उसमें प्रतिरोध करने की एक रत्ती भी ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने मुश्किल से कहा, यंग मास्टर चेन, मैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी भी करता, चेन जियांग का ब्लेड गिर गया, जिससे सोंग नानमिंग का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। चेन जियांग ने अभी अभी क्राउन प्रिंस का सिर काटा था। घमंडी आदमी हमेशा दूसरों की ऊर्जा बर्बाद करने पर मजबूर करता है, चेन जियांग ने तिरस्कार के साथ कहा। उसने सोंग नानमिंग की स्टोरेज थैली ली और अंदर देखा। हजारों स्पिरिट सिक्कों के अलावा एक बिल्कुल नई किताब भी थी। चेन जियांग ने जल्दी से किताब निकाली और उसे खोला। जब उसने लोंग वू ड्रैगन मार्शल तकनीक शब्द देखे, तो वह तुरंत अपने दिल में खुश हो गया। उसने नहीं सोचा था कि सोंग नानमिंग वास्तव में ड्रैगन मार्शल तकनीक को अपने साथ लेकर घूमेगा। चेन जियांग ने जल्दी से ड्रैगन मार्शल तकनीक को अदृश्य रिंग के अंदर डाल दिया ताकि सू मेयाओ और बाई यूयू इसका अध्ययन कर सकें। प्राचीन ड्रैगन मार्शल तकनीक को एक प्रकार का दिव्य व्यायाम माना जा सकता है। यह इतना शक्तिशाली था कि सू मेयाओ और बाई यूयू भी इसमें बहुत रुचि रखते थे। ये पूरी ड्रैगन मार्शल तकनीक का सिर्फ एक हिस्सा है।
इसका मुख्य भाग उपयोगकर्ता को यह मार्गदर्शन करना है कि वे अपनी सच्ची क्यूई को ड्रैगन की आभा में कैसे बदलें। इसके बाद इस ड्रैगन आभा के साथ उपयोगकर्ता मार्शल कौशल का प्रदर्शन कर सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि आपने पहले इस्तेमाल किया था, वह तथाकथित ड्रैगन आभा मुट्ठी जिसे आपने पहले चुराया था और सॉन्ग नानमिन के खिलाफ इस्तेमाल किया था, वास्तव में अभी भी पूरी तरह से सही नहीं थी। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि सॉन्ग नानमिन ने पर्याप्त अभ्यास नहीं किया था और वह इस कौशल में कुशल नहीं था। सू मेयाओ ने उत्साह से कहा, इसमें इतना बढ़िया मार्शल कौशल है और फिर भी उसने पर्याप्त अभ्यास नहीं किया। ये क्राउन प्राइस बस बेकार है। बाई यूयू की बर्फ जैसी ठंडी आंखें शांति से उस किताब को देख रही थी। हालांकि यह हाथ से लिखी गई थी, लेकिन इसमें बहुत विस्तृत जानकारी थी। चेन जियान के पास पहले से ही कुछ उपयुक्त मार्शल तकनीकें नहीं थीं, क्योंकि 4 प्रतीकों के दिव्य अभ्यास के अंदर बहुत सारी नहीं थीं। इसके अलावा वहां मौजूद कुछ तकनीकों को अक्सर अपने प्रभावों को ठीक से प्रदर्शित करने के लिए अत्यंत जीवंत ट्रू क्यूई की आवश्यकता होती है। हालांकि चेन परिवार के पास कुछ अच्छी मार्शल तकनीकें हो सकती हैं, लेकिन चेन जियांग उनसे संतुष्ट नहीं था। इसके अलावा अधिकांश उसकी साधना के लिए उपयुक्त नहीं थी। बहन मेयाओ, क्या ड्रैगन मार्शल तकनीक और एजियो ड्रैगन दिव्य व्यायाम के बीच कोई अंतर है? चेन जियांग ने पूछा। वे पूरी तरह से अलग हैं। ड्रैगन मार्शल तकनीक व्यक्तिगत रूप से एक ड्रैगन द्वारा बनाई गई थी। इस बीच एजियो ड्रैगन दिव्य व्यायाम एक मानव द्वारा ड्रैगन के अनुसार बनाया गया था। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार यह उल्लेख किया गया है कि एक ड्रैगन द्वारा बनाई गई ड्रैगन मार्शल तकनीक एक ड्रैगन की दुर्जय शक्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित कर सकती है, यहाँ तक कि वह अन्य ड्रैगन को मारने में भी सक्षम है। इस तरह इसे ड्रैगन दिव्य मार्शल कौशल को नष्ट करने के रूप में भी जाना जाता है। सू मेयाओ ने कहा, ड्रैगन को नष्ट करने वाला दिव्य मार्शल कौशल। नाम से ही चेन जियान को पता था कि यह बहुत दुर्जय था। तो ड्रैगन मार्शल तकनीक के टुकड़े पूरी दुनिया में बिखरे होने चाहिए, लेकिन अगर उन सभी को इकट्ठा किया जाए तो इसका मतलब होगा कि चेन जियांग ने इस बारे में सोचा। वह अचानक बहुत उत्साहित हो गया। हालांकि वह अपने दिल में जानता था कि यह हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। अध्याय 67 मार्शल स्पिरिट। चेन जियांग ने सोंग नानमिंग और अन्य लोगों के शरीर को जलाने के लिए आग लगा दी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि आग ने उन्हें राख में बदल दिया, लेकिन दुची लंबी सुनहरी रोशनी की पट्टियां बची रहीं। वह क्या है? चेन जियांग ने अनिश्चितता के साथ कहा, और फिर बाओ यूयू और सू मेयाओ से सलाह ली। सू मेयाओ और बाई यूयू, जो दोनों काले रंग का हुड पहने हुए थे, स्टोरेज रिंग से बाहर आए। उन्होंने ये कपड़े इसलिए पहने थे ताकि कोई भी उनकी शक्ल न देख सके। यह एक मार्शल आत्मा है। बाई यूयू की बर्फ जैसी ठंडी आवाज में आश्चर्य की झलक सुनी जा सकती थी। सू मेयाओ नीचे झुकी और अपने सिर से उसे सहलाते हुए निश्चयपूर्वक बोली, हाँ, वे मार्शल आत्माएं हैं। मार्शल स्पिरिट क्या है? चेन जियांग ने ऐसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना था। इस चीज में एक अनोखी विशेषता है। यह क्या है ये स्पष्ट नहीं है। वैसे भी ये स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा उत्पादित सच्ची क्यूई से पैदा हुई है। यदि यह एक बर्फ मार्शल आत्मा है और आपकी भुजा के साथ विलीन हो जाती है, तो यहाँ तक कि आग से उत्पन्न सच्ची क्यूई भी बर्फ मार्शल आत्मा से गुजरने के बाद बर्फ की ठंडी सच्ची क्यूई बन जाएगी। सू मेयाओ ने कहा। चेन जियांग आश्चर्यचकित था। तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो अग्नि ट्रू क्यूई जारी नहीं कर सकता है, वह अपनी भुजा में अग्नि वैवाहिक आत्मा को एकीकृत करता है, तो वे बहुत अच्छी तरह से अग्नि ट्रू क्यूई जारी करने में सक्षम हो सकते हैं। बाई यूयू ने कहा, हाँ, इसलिए कोई भी मार्शल स्पिरिट बहुत मूल्यवान है और यही कारण है कि हम यह नहीं बता सकते कि इस मार्शल स्पिरिट में क्या विशेषता है। चेन जियांग ने पहली बार इस रहस्यमय संसाधन के बारे में सुना था, जिससे पता चलता है कि यह कितना दुर्लभ था। लेकिन फिर सोंग नानमिन के पास ये क्यों होगा? मार्शल स्पिरिट का होना शायद आपके लिए ज्यादा मायने न रखता हो, क्योंकि आप ट्रू क्यूई के 5 तत्वों को स्वतंत्र रूप से छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको इसे बाद में बेचने के लिए रखना चाहिए। आपको इसे बहुत सारे अच्छे संसाधनों के लिए एक्सचेंज करने में सक्षम होना चाहिए। सू मेयाओ ने एक छोटी जेड बोतल निकाली और ताई ची दिव्य व्यायाम का उपयोग करके मार्शल स्पिरिट को चूसा। चेन जियांग फ्रीविन माउंटेन की ओर उड़ गया। सोंग नानमिंग को मारने से उसे न केवल ड्रैगन को भगाने वाला दिव्य व्यायाम मिला, बल्कि मार्शल स्पिरिट्स भी मिली। ये फसल बहुत बड़ी मानी जा सकती है। अपनी दिव्य भावना का उपयोग करते हुए चेन जियांग ने रिंग के अंदर मौजूद सू मेयाओ से पूछा, बहन मेयाओ, क्या तुम मेरे साथ इन मार्शल स्पिरिट चीजों के बारे में बात कर सकती हो?
क्या ये वास्तव में मेरे लिए अप्रासंगिक और बेकार है? सू मेयाओ ने कहा, बिल्कुल नहीं, मार्शल आत्माओं के कई अलग अलग प्रकार हैं। प्राथमिक तत्व मार्शल आत्माओं के अलावा राक्षस जानवरों द्वारा जमा किए गए जानवर मार्शल आत्माएं भी हैं, जो समान रूप से दुर्लभ हैं। आपके लिए सबसे उपयोगी एक अग्नि मार्शल आत्मा होगी। ये लपटों की प्रकृति को बदलने में सक्षम है, जिससे उन्हें कई प्रकार के गुण मिलते हैं जो कीमियागरों के लिए बहुत मददगार है। अग्नि आत्माएं बहुत दुर्लभ हैं। मुझे केवल इतना पता है कि मेरे शिक्षक के पास एक है और मैंने कभी किसी और के पास इसे नहीं देखा है, लेकिन केवल अफवाहें सुनी है कि कई मजबूत व्यक्तियों के पास एक है। चेन जियांग मन ही मन चौंक गया। उसने सू मेयाओ के मुंह से सुना कि जिन लोगों में यह अग्नि मार्शल स्पिरिट होती है वे बेहद मजबूत विशेषज्ञों में से एक होते हैं। फ्रीविंड माउंटेन हालांकि बहुत ऊंचा नहीं है, फिर भी एक बहुत बड़ा पत्थर का पहाड़ है। सबसे ऊंचे स्थान पर कई घर बने हुए हैं और पहाड़ी की चोटी के ऊपर एक राजसी महल हॉल था। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी जगह पर वास्तव में इतने बड़े पैमाने पर काली ताकतों का जमावड़ा होगा। चेन जियांग अपने पिता की प्रशंसा करता था, जिन्होंने नश्वर मार्शल क्षेत्र के केवल 8वें स्तर के साथ वास्तव में बड़ी अंधेरी ताकतों पर अकेले हमला करने का साहस किया और उनके कई महत्वपूर्ण सदस्यों को भी मार डाला। पहाड़ की तलहटी में चेन तियानहु की पिछली भीड़ के कारण बहुत से लोग गश्त कर रहे हैं। ये फ्रीविंड माउंटेन बहुत ज्यादा सुरक्षा वाला है, लेकिन चेन जियांग के लिए यह कोई मायने नहीं रखता। उसके पिता ने पहले कई उच्च स्तरीय सदस्यों का सिर कलम कर दिया था, इसलिए वह बहुत ज्यादा निश्चिंत था। चेन जियांग को पहले से ही पता था कि ज्यूडू गैंग बहुत ही खतरनाक है और वे जहर से भरे सभी तरह के छिपे हुए हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। जब तक वह उनके खिलाफ उचित सावधानी बरतता, उसे इस ज्यूडू गैंग से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। इससे पहले चेन जियांग पर चारों तरफ से हजारों छिपे हुए हथियारों से हमला किया गया था, फिर भी उन सभी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उन छिपे हुए हथियारों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। ज्यूडू गैंग के एक सदस्य ने चेन जियांग को पहाड़ी जंगल के अंदर से निकलते देखा। उसने तुरंत अपनी कमर पर बंधी तलवार निकाली और चिल्लाया, कौन है ये? चेन जियांग। जब ज्यूडू गैंग के सदस्यों ने इस खूबसूरत किशोर को बोलते हुए मंत्रमुग्ध कर देने वाली स्लॉटर क्यूई निकालते देखा तो वे चौंक गए। उन्हें कोई संदेह नहीं था कि यह किशोर अफवाह वाला चेन जियांग ही है। ईडीएन, कोई बात नहीं शर्लिक, उसने तो बस अपना नाम चिल्लाया था। चेन जियांग की आंखों में, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में स्लॉटर क्यूई थी, समूह में फैल गई। अचानक उन ज्यूडू गैंग के सदस्यों ने अपने दोनों हाथ तेजी से हिलाए, क्योंकि उनके हाथों से अलग अलग आकार की कई स्टील की सुइयां उड़ गईं। सूरज की रोशनी में वे सभी रुक रुक कर ठंडी आभा के साथ चमक रहे थे। जैसा कि चेन जियांग ने उम्मीद की थी, ज्यूडू गैंग के ज्यादातर सदस्य छिपे हुए हथियारों का इस्तेमाल करते थे। अगर कोई साधारण मार्शल आर्टिस्ट होता तो उसे इन हमलों से बचने में दिक्कत होती और वह इन लोगों द्वारा आसानी से मारा जा सकता था। लेकिन चेन जियांग के लिए यह कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं था। उसकी भौहें बस ऊपर उठी जबकि उसके शरीर से गर्म आभा की हुई बाहर निकली, जिसने एक ढाल का रूप ले लिया जो उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी। ढाल ने इन स्टील की सुइयों को उनके ट्रैक में ही रोक दिया। चेन जियांग ने तीखी स्टील की सुइयों को देखते हुए ठंडी मुस्कान बिखेरी और एक शक्तिशाली दिव्य भावना का उत्सर्जन किया। इसने बदले में उन अनगिनत स्टील की सुइयों को नियंत्रित किया, जिससे वे ज्यूडू गैंग के सदस्यों की ओर वापस मुड़ गईं। इन सभी स्टील की सुइयों को बनाना इतना आसान नहीं होगा, है ना? लो, मैं ये सब तुम्हें वापस कर दूंगा, चेन जियांग ने व्यंग्य किया, क्योंकि अनगिनत स्टील की सुइयां ज्यूडू गैंग के सदस्यों की ओर आंधी की तरह गिर रही थीं। ज्यूडू गिरोह के सदस्य जो समय पर उचित प्रतिक्रिया नहीं कर पाए, उन्हें आसानी से अनगिनत विभिन्न स्टील की सुइयों से छेद दिया गया, जो मानव हाथी जैसी दिखती थी। इसके बाद चेन जियांग ने सिर में झुनझुनी वाला दृश्य देखा। उसके पास ही वे 40 से 50 लोग थे, जिन्हें स्टील की सुइयों से छेदा गया था और वे अचानक काले पड़ गए थे। इन लोगों ने बहुत ही भयानक चीखें निकाली और धीरे धीरे उनके शरीर पिघलकर खून के काले तालाब में तब्दील हो गए। ये खून जहरीला है, क्योंकि न सिर्फ उनके शरीर बल्कि उनके कपड़े भी पिघल गए। धीरे धीरे उनके बगल में पड़े पत्थर और यहाँ तक कि स्टील की सुइयां भी गायब हो गईं, जिससे पता चलता है कि यह जहर कितना भयानक है। चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इस ज्यूडू गैंग को रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उसने जहरीले खून को जलाने के लिए बड़ी मात्रा में लपटें छोड़ी, फिर पहाड़ी की चोटी की ओर उड़ना शुरू कर दिया। अभी कुछ देर पहले जब चेन जियांग और ज्यूडू गैंग के सदस्य कार्रवाई कर रहे थे, तो पहाड़ी की चोटी से घंटियों की आवाजें आ रही थीं।
चेन जियांग को पता था कि उसे खोज लिया गया है, लेकिन फिर भी वह पहाड़ी की चोटी की ओर भागा। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर आश्चर्य की बात यह थी कि वहां कोई नहीं था। जब वह राजसी महल के हॉल में दाखिल हुआ तो उसने आलीशान बड़े हॉल के अंदर एक व्यक्ति को पूरे काले लिबादे में ढका हुआ देखा। लेकिन अचानक इस आकृति के पीछे एक बड़ी भीड़ दिखाई दी जिसने उसे घेर लिया। उनकी संख्या केवल हजारों में गिनी जा सकती थी। क्या तुम्हारे पिता मर गए हैं? एक सफेद बालों वाला, बौना, बदसूरत बूढ़ा आदमी बाहर आया और बहुत ही बदसूरत आवाज में पूछा। TLN, क्या बकवास है? उसके बारे में सब कुछ बदसूरत है। लॉल स्माइली फेस, नहीं, जिंदा और स्वस्थ, चेन जियांग ने शांति से जवाब दिया, जिससे बदसूरत बौने बूढ़े आदमी की आंखें तेजी से खुली। चेन जियांग ने तय किया कि इस बूढ़े आदमी को ज्यूडू गैंग का मुखिया होना चाहिए। हन्फ, उस मामले में तुम यहाँ मरने के लिए क्यों आए हो? ज्यूडू गैंग के मुखिया ने ठंडे स्वर में कहा। जब उसने चेन जियांग को देखा तो उसकी आंखों में एक भाव था जो किसी मरे हुए आदमी को देख रहा था। मैं यहाँ मरने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारा जीवन लेने आया हूँ, चेन जियांग ने गंभीरता से कहा। उसका चेहरा और स्वर पूरी तरह से गंभीर था। अध्याय 68, जियूडूजी। ये सुनकर ज्यूडू गैंग का नेता मानो कोई चुटकुला सुन रहा हो, हंसने लगा। उसके ठीक पीछे उसके आसपास के सभी काले कपड़े पहने लोग भी हंसने लगे। उनकी हंसी बहुत ही भद्दी और बिल्कुल डरावनी थी। तुम्हारे पिता चुपचाप आए, इसलिए हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अगर हमने पहले से सावधानी बरती होती तो वे मर जाते, लेकिन अब तुम्हारे मामले में हमने ये जरूरी कदम उठाए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम जरूर मरोगे, ज्यूडू गैंग के नेता ने भयावह हंसी के साथ कहा। तुम यहाँ आने में सक्षम हो तो तुम्हें सोंगनानमिन का सामना नहीं करना चाहिए था। ये तुम्हारा सौभाग्य है, लेकिन तुम्हारा यहाँ आना भी मौत के समान है। बेशक मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें धीरे धीरे मारने के लिए जहर का इस्तेमाल करूंगा और यहाँ तक कि चेन परिवार को धमकाने के लिए भी तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा। चेन जियांग ने उसे बीच में रोका और कहा, मैंने सोंगनानमिंग से मुलाकात की और इसका मतलब ये भी है कि मैंने आपके गौरवशाली ज्यूडू गैंग का भी अनुभव किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे बहुत दुर्जय नहीं हैं। चेन जियांग के शब्दों ने विजयी ज्यूडू गिरोह के नेता के चेहरे पर अचानक उदासी ला दी और उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव के साथ उसने कहा, बच्चा, मुझे पता है कि तुम दुर्जय हो, लेकिन तथ्य यह है कि तुम ज्यूडो गिरोह के सैकड़ों समूहों की घेराबंदी के तहत अभी भी मरे नहीं हो। इसका मतलब ये होगा कि तुम्हें नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर पर होना होगा। मैं मानता हूँ आपकी कड़ाई सुई तकनीक खराब नहीं है, बहुत खतरनाक है, लेकिन मेरी नज़र में वे केवल एक बच्चे की कलाबाजी हैं। चेन जियांग ने कहा, जो मूल रूप से मुस्कुरा रहा था, लेकिन अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसका चेहरा एक ऐसे चेहरे में बदल गया जो कि वध से भरा था। क्यों? मैं नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर में नहीं हूँ, लेकिन मैं 10वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र विशेषज्ञ को मारने में सक्षम हूँ। बोलने के तुरंत बाद चेन जियांग की एक भुजा में अचानक एक अदृश्य क्यूई आभा उभरी, जो सार्वभौमिक सच्ची क्यूई से निकली थी। अगर उनकी दिव्य भावना पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं होती तो वे इस भयावह सच्ची क्यूई को आसानी से नहीं पा सकते थे। जब ज्यूडू गैंग के सदस्यों को चेन जियांग की हरकत का पता चला तो चेन जियांग की मुट्ठी पहले से ही भयंकर रूप से आगे बढ़ी और आगे बढ़ी। क्योंकि गति बहुत तेज थी, ऊपर से एक राजसी बल आया जिससे एक बहरा करने वाला विस्फोट हुआ और पूरी जमीन टूट गई, क्योंकि वह इस शक्तिशाली बल को सहन करने में असमर्थ थी और क्यूई की लहर फैल गई जिसने उसके पास से गुजरने वाली हर चीज को हिलाकर रख दिया, जिससे पूरा महल हॉल भयंकर रूप से हिल गया। पलक झपकते ही चेन जियांग का मुक्का फट पड़ा और उस बूढ़े की छाती के ऊपर सटीक रूप से लगा। लेकिन जिस बात ने चेन जियांग को आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि ज्यूडू गिरोह का नेता वास्तव में उड़कर बाहर नहीं गया और इसके बजाय उस क्षण में ज्यूडू गिरोह के नेता ने एक क्यूई आभा जारी की और चेन जियांग की उस भयंकर शक्ति का सामना किया। ज्यूडू गैंग के नेता ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि चेन जियांग इतनी अचानक और इतनी भयावह शक्ति के साथ काम करेगा। उनके अपने विचार में ये शक्ति कई 10वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र विशेषज्ञों के बराबर थी। उसने खून की उल्टी की क्योंकि चेन जियांग की मुट्ठी ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हमला करो, उसे मार डालो। जैसे ही आवाज धीमी हुई, चेन जियांग की मुट्ठी अचानक सुनहरी हो गई और अंदर की नसों में चमकती हुई ट्रूकी हुई बहने लगी। जिस जगह पर उसके पैर पड़े वह जगह चकनाचूर हो गई और बेहद शक्तिशाली ट्रूकी हुई उसके शरीर से बाहर निकल गई। चेन जियांग ने एक बार फिर मुट्ठी बांध ली। ड्रैगन ऑरा फिस्ट, यह एक ड्रैगन स्लेयर दिव्य मार्शल कौशल है और इसकी शक्ति की केवल कल्पना की जा सकती है।
इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि यह यूनिवर्सल ट्रू क्यूई का उपयोग करके बनाया गया था। रुको, मैं सोविश संप्रदाय से हूँ। उसने बोलना भी पूरा नहीं किया था और फिर भी चेन जियांग की मुट्ठी, जो सुनहरे आभा की एक गेंद की तरह थी, ने जियोडू गिरोह के नेता के सिर पर जोरदार प्रहार किया, हिंसक रूप से उड़कर उसे मारा। अत्यंत शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति वाली सच्ची ची ने उस सिर पर प्रहार किया और सिर ऊपरी शरीर के साथ मिलकर पलक झपकते ही मांस के टुकड़ों में उड़ गया। उसी समय अनगिनत उड़ती हुई सुइयां चेन जियांग के शरीर की ओर उड़ी। चेन जियांग ने पहले तो उन छिपी हुई सुइयों से नहीं निपटा, क्योंकि वह जानता था कि सभी छिपे हुए हथियारों को उनमें सच्ची क्यूई डालकर धकेला गया था, और जब तक यह इतना मजबूत था वह उनसे सटीक रूप से निपट सकता था। या तो उन्हें खोलने के लिए शक्तिशाली ट्रू क्यूई का सीधे प्रयोग करना था, या उन्हें नियंत्रित करना ही इन छिपे हुए हथियारों से निपटने का एकमात्र तरीका था। चेन जियांग के पास एक मजबूत दिव्य भावना थी जिसे उसने जल्द ही मुक्त कर दिया, और चारों ओर से आती हुई अनगिनत उड़ती हुई स्टील की सुइयां उसके लिए पूरी तरह से अलग हो गईं, क्योंकि उसकी नज़र में वे सभी स्टील की सुइयां धीमी हो गईं। इस बार चेन जियांग ने पहले के विपरीत इन स्टील की सुइयों का विरोध करने के लिए किसी भी सच्चे क्यूई का उपयोग नहीं किया, बल्कि अपनी दिव्य भावना के साथ सीधे इन जहरीली सुइयों को नियंत्रित किया और उन सुइयों को रोक दिया और उन्हें पूरी तरह से हवा में लटका दिया। हन, तुम्हारा हमला करने का तरीका भी यही है, चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा, और उसके शरीर से एक भयानक झुलसाने वाली क्यूई निकली। उसने इस झुलसाने वाली क्यूई और आग की लपटों का इस्तेमाल करके अपने आसपास की हर चीज को जलाना शुरू कर दिया, और पलक झपकते ही वो सारी स्टील की सुइयां जलकर राख हो गईं। जियोडू गैंग के सभी सदस्य चौंक गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके छिपे हुए हथियार बहुत शक्तिशाली हैं। अप्रत्याशित रूप से चेन जियांग भी हैरान था। छिपे हुए हथियारों की दूसरी लहर को लॉन्च करने के प्रयासों में उनकी तैयारी के दौरान चेन जियांग अचानक अंदर आग के समुद्र में गायब हो गया था। जैसे ही उन्होंने हवा में देखने के लिए अपना सिर उठाया, वहां एक विशाल जलती हुई हथेली थी, जो गर्म की हुई तरंगे छिड़क रही थी, मानो एक बड़ा पहाड़ उन पर दबाव डाल रहा हो। बूम बूम बूम, विशाल जलती हुई हथेली को दबाया गया, जिससे हिंसक और गड़गड़ाहट वाले विस्फोट हुए, और महान हॉल में सैकड़ों गिरोहों के समूह को दबाया गया और उन्हें मांस के पकौड़ों में बदल दिया गया, जिसके बाद ज्वाला भस्म हो गई। चेन जियांग ने एक बार फिर अपनी झुकी ट्रू क्यूई को पूरी तरह से मुक्त कर दिया और इसे एक विशाल हथेली में बदल दिया, और इस बड़े हॉल के अंदर पूरे जियोडू गैंग समूह को निम्नलिखित विस्फोट से मार दिया गया। 10वें स्तर के नश्वर मार्शल दायरे के विशेषज्ञ की नज़र में आम लोग चींटियों की तरह होते हैं। ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 10वें स्तर के नश्वर मार्शल दायरे की ताकत 8वें स्तर के नश्वर मार्शल दायरे की ताकत की तुलना में बेहद मजबूत है। हालांकि चेन जियांग नश्वर मार्शल दायरे के 8वें स्तर पर है, लेकिन उसकी ताकत का प्रदर्शन नश्वर मार्शल दायरे के 9वें स्तर के मार्शल कलाकारों और यहां तक कि 10वें स्तर के नश्वर मार्शल दायरे की पूरी स्थिति के साथ बराबरी का था। चेन जियांग हॉल से बाहर पहुंचा और फिर से अपनी भयानक शक्ति का इस्तेमाल किया, जो एक पहाड़ को तोड़ने में सक्षम थी, और उसने फ्रीविंड माउंटेन की चोटी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। फ्रीविंड माउंटेन से नीचे आते हुए चेन जियांग ने तुरंत ताई ची दिव्य व्यायाम का संचालन किया और अपने चिड़चिड़े वध क्यूई को एकत्रित किया, अन्यथा लोगों के एक समूह को मारने के बाद वह एक वध करने वाले मानव राक्षस की तरह लग रहा था। चेन जियांग पहाड़ से उतरकर जंगल में घुसा ही था कि उसने देखा कि उसके सामने एक दुबला पतला अधेड़ आदमी खड़ा है। यह आदमी दिखने में बिल्कुल सादा था, साफ सुथरा सफेद लबादा पहने हुए था और थोड़ी पर कुछ जगह दाढ़ी थी। वह एक आम आदमी की तरह लग रहा था। लेकिन जब चेन जियांग ने इस अधेड़ उम्र के आदमी को देखा तो उसके दिल में डर की भावना पैदा हुई। यह अधेड़ उम्र का आदमी चुपचाप उसके पास आया था। इसके अलावा चेन जियांग उसकी ताकत को नहीं देख पा रहा था, और चेन जियांग की अंतर्ज्ञान ने भी उसे बताया कि यह अधेड़ उम्र का आदमी एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस धर्मनिरपेक्ष दुनिया में भी ऐसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति मिलेगा जिसके पास ट्रू क्यूई विंग टाइप मार्शल स्किल भी होगी और कीमिया के लिए ऐसी अद्भुत अंतर्निहित क्षमता होगी। आपकी ताकत भी चौंकाने के लिए पर्याप्त है। अगर आप ट्रू मार्शल दायरे में प्रवेश कर सकते हैं तो आप निश्चित रूप से सबसे होनहार युवा होंगे, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भावशून्य भाव से कहा, और उसकी आवाज में भी भावनाओं का एक अंश भी नहीं था। आप कौन हैं? चेन जियांग ने रक्षात्मक मुद्रा में पूछा। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बहुत कठोर मुस्कान बिखेरी और कहा, मेरा नाम जियोडूजी है। मैं उस जियोडू गिरोह का संस्थापक हूँ जिसे आपने अभी नष्ट किया है। फिर भी आप कहते हैं कि मैं कौन हूँ? चेन जियांग मन ही मन हैरान था। उसे पता था कि यह जियोडूजी बहुत लंबे समय से यहाँ था,
लेकिन फिर भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की और यहाँ तक कि जियोडू गैंग के विनाश को भी देखा जिसे उसने खुद ही स्थापित किया था। इस रवैये से कोई भी इस जियोडूजी के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। वह केवल चेन जियांग द्वारा अपनी सच्ची क्यूई का उपभोग करने की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि वह चेन जियांग से आसानी से निपट सके। चूंकि वह अपने स्वयं के कबीले को नष्ट करना चाहता था, इससे पता चलता है कि वह चेन जियांग को कितना महत्वपूर्ण मानता था। 10वें स्तर का नश्वर मार्शल क्षेत्र। चेन जियांग ने गंभीरता से कहा। अच्छी नज़र। जियोडूजी ने पहाड़ की चोटी पर जलते हुए महल हॉल को देखते हुए ठंडी मुस्कान दी और तिरस्कार पूर्वक कहा, मेरे लिए इस दुनिया में जियोडू गैंग से संबंधित किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है क्योंकि मैंने इसे केवल मनोरंजन के उद्देश्य से स्थापित किया है। तुमने बहुत सारी सच्ची क्यूई का सेवन किया है। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें स्वशहर संप्रदाय में वापस ले जाऊंगा और संप्रदाय के बुजुर्गों को उपहार के रूप में पेश करूंगा और वे तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। लेकिन इससे पहले तुम्हें कुछ चीजें मुझे सौंपनी होंगी या मैं तुम्हें जीवित मृत्यु का अनुभव कराऊंगा। बोलने के बाद जियोडूजी का चेहरा पूरी तरह से निर्दयी हो गया। अध्याय 69। आश्चर्य। दूसरी पार्टी नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर पर थी, जो चेन जियांग का इस स्तर के विशेषज्ञ का सामना करने का पहला मौका था। इसके अलावा विशेषज्ञ एक मार्शल आर्ट संप्रदाय का शिष्य था, फिर भी उसके दिल में डर का एक अंश भी नहीं था। इसके विपरीत वह काफी उत्साहित था क्योंकि उसे काफी समय से कोई अच्छा प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला था। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? आत्मसमर्पण करवाना? चेन जियांग ने पूछा और हालांकि वो गंभीर दिख रहा था, फिर भी उसने बहुत ही शांत भाव दिखाया, जिससे जियोडूजी भी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई। 1000 शिराओं वाला फल, 1000 साल का जानवर दान, नरक आत्मा घास, तुम्हारा साधना कौशल, साथ ही तुम्हारी सारी गोलियां, ये सब मुझे दे दो। जियोडूजी की आंखें लालच से भर गईं, क्योंकि ये चीजें एक मार्शल आर्ट संप्रदाय के अंदर भी बहुत कीमती थी और उसका मानना था कि वह उन्हें कभी भी जल्दी नहीं पा सकेगा। आओ और इसे स्वयं ले लो। चेन जियांग ने अपने होठों को दबाया, उसके चेहरे पर एक मुस्कान की झलक देखी जा सकती थी और उसका पहले से गंभीर चेहरा अचानक युद्ध के इरादे से भर गया, क्योंकि स्लॉटर क्यूई बहादुरी से उसके मजबूत शरीर से उड़ गया। चेन जियांग के रूप में परिवर्तन देखकर जियोडूजी चौंक गई, क्योंकि कुछ ही क्षण पहले चेन जियांग किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिख रहा था जिसकी सच्ची क्यूई लगभग समाप्त हो गई थी। हन्फ, नादान बच्चा, तुम्हारे जैसा युवा मेरे सामने बेकाबू होकर भागने की हिम्मत कैसे कर सकता है? जियोडूजी ने अपना हाथ हिलाया और एक काला जहरीला पाउडर तुरंत उसकी आस्तीन से बाहर निकल आया। यह एक भयंकर हवा में बदल गया और चेन जियांग की ओर बह गया। इतनी नज़दीकी पर चेन जियांग समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था और वह पलक झपकते ही काली जहरीली हवा में डूब गया। बच्चा, स्वशहर संप्रदाय 5 शैतान संप्रदायों में से एक है और जहर में माहिर है। उनके पास कोई शक्तिशाली मार्शल कौशल नहीं है। भले ही वह नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर पर है, लेकिन वह 10वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र के अभ्यासी की सामान्य शक्ति का आधा भी उपयोग नहीं कर सकता। जब तक आप उनके द्वारा आप पर इस्तेमाल किए जाने वाले जहर से निपट सकते हैं, तब तक उनसे निपटना आसान है। चेन जियांग के दिमाग में बाई यूयू की आवाज़ उभरी। इससे पहले चेन जियांग ने दोनों सुंदरियों से जहर का प्रतिरोध करने के कई तरीके सीखे थे। इस बिंदु पर जीवंत लकड़ी की विशेषता ट्रू क्यूई ने चेन जियांग के पूरे शरीर को कोकून की तरह लपेट लिया। हालांकि जहरीला पाउडर अभी भी अंदर घुसने में सक्षम था। यदि उसकी ट्रू क्यूई पर्याप्त रूप से जीवंत नहीं थी और आंतरिक और बाहरी रूप से जहरीली हवा का प्रतिरोध नहीं कर रही थी, तो उसे जहर दिया गया होगा। ये दर्शाता है कि 100 जहर संप्रदाय अपने जहर का उपयोग करते समय कितने भयानक हैं। चेन जियांग का शरीर अचानक कांप उठा, क्योंकि उसके शरीर पर छाई जहरीली धुंध छंट गई थी। ये धुंध जियोडूजी की ओर भी उड़ गई, जबकि उसी समय चेन जियांग ने एक कदम बढ़ाया और जियोडूजी के सामने पहुंच गया। उसने अपना मुंह खोला और दहाड़ लगाए, नीला ड्रैगन दहाड़, जिससे बिजली की क्यूई आभा निकलने लगी और जहरीली धुंध के साथ जियोडूजी पर हमला करने लगा। एजियो ड्रैगन रोअर का जादू खत्म करने के बाद चेन जियांग ने फिर ड्रैगन ऑरा फिस्ट का जादू किया। उसकी सच्ची क्यूई ड्रैगन ऑरा में बदल गई। इस ड्रैगन ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उसने एक हेवनली टाइगर स्टॉर्म किलिंग फिस्ट का जादू किया। इस भयावह ड्रैगन क्यूई ऑरा के रिलीज होने के बाद इसने एक के बाद एक भयानक क्यूई ऑरा विस्फोट उत्पन्न किए। जियोडूजी को उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग उसके जहर का विरोध करेगा और उससे भी ज्यादा बिजली की गति से उस पर जवाबी हमला करेगा, इसके अलावा इतनी भयानक सच्ची क्यूई के साथ। पलक झपकते ही अपनी खुद की जहरीली धुंध के साथ चेन जियांग के दर्जनों वार उसके शरीर पर लग गए थे।
जियुदुजी के शरीर पर पड़ने वाली हर मुट्ठी से एक भयानक क्यूई विस्फोट हुआ, जिससे जमीन भी कांप उठी। झटके के कारण आसपास के पेड़ों से पत्तियां गिरने लगी, जबकि जियुदुजी ने मुंह भर खून उगल दिया। किसी भी मामले में जियुदुजी भी 10वें स्तर के मॉर्टल मार्शल रियल मार्शल प्रैक्टिशनर थे। हालांकि वह अक्सर जहर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनकी ट्रू क्यूई अभी भी बहुत जीवंत थी, इसलिए उनके पास अभी भी अपनी ट्रू क्यूई पर एक निश्चित स्तर का नियंत्रण था। वह अपनी जीवंत ट्रू क्यूई के साथ चेन जियांग के हिंसक और डरावने मुखों का तुरंत विरोध करने में सक्षम थे। ठीक है बेटा, मैंने तुम्हें कम आंका, लेकिन अभी मुझे नीची नज़र से मत देखो। जब जियुदुजी बोल रहा था, उसने दर्जनों काले स्निकर्सनीज छोड़े, जो हवा को चीरते हुए चेन जियांग की ओर उड़ गए। TLN स्निकर्सनी, एक बड़ी तलवार जैसा चाकू। चेन जियांग ने जल्दी से अपनी सच्ची क्यूई को आगे बढ़ाया और अपने सामने एक आभा दीवार जारी की, जिससे काले स्निकर्सनीज अवरुद्ध हो गए। लेकिन स्निकर्सनी पिछली जहरीली सुइयों से अलग है और इससे निपटना इतना आसान नहीं था। आश्चर्यजनक रूप से ये स्निकर्सनीज, जिनमें जहर था, धीरे धीरे उसकी आभा दीवार में घुस गए। कुछ ही दूरी पर जियुदुजी अपनी दिव्य भावना से इन स्निकर्सनीज को नियंत्रित कर रहा था। बेटे, तुम अभी भी बहुत कोमल हो, फट जाओ, जियुदुजी ने व्यंग्य किया और ठीक उसी क्षण स्निकर्सनीज फट गए। उनमें से एक शक्तिशाली क्यूई आभा फूट पड़ी, जबकि ये स्निकर्सनीज कुछ खास निकले। अप्रत्याशित रूप से संपीड़ित क्यूई आभा उनमें डाली जा सकती थी, इसलिए जब वे फटे तो चेन जियांग की आभा दीवार उनके साथ चली गई। इसके अलावा एक काली जहरीली धुंध फूट पड़ी। इस जियुदुजी के पास अनंत साधन थे और उन सभी से बचना लगभग असंभव था। अगर यह कोई अन्य 10वें स्तर का मॉर्टल मार्शल रियल्म विशेषज्ञ होता, तो वे निश्चित रूप से मारे जाते। हम दोनों ने पहले जिन लोगों का सामना किया है, वे बहुत अलग हैं। जिन लोगों से तुम मिले हो, हालांकि तुम उन्हें आसानी से हरा सकते हो, फिर भी वे मेरी नज़र में कुछ भी नहीं हैं। जियुदुजी धीरे धीरे चेन जियांग की ओर बढ़ी। उन स्निकर्सनीज के विस्फोट से उत्पन्न शक्ति ने चेन जियांग को जमीन पर धंसने से पहले उड़ने के लिए मजबूर कर दिया। जियुदुजी ने सोचा कि चेन जियांग गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे जहर भी दिया गया है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग अचानक जमीन से उछलकर बिजली की तरह उसकी ओर दौड़ेगा। चेन जियांग का दाहिना हाथ ड्रैगन के पंजे में बदल गया। यह अविश्वसनीय रूप से तेज पंजा उसके एज्योर ड्रैगन और क्यूई का उपयोग करके जम गया था, जो सबसे मजबूत बचाव को भी नष्ट करने में सक्षम था। बिजली की तरह चेन जियांग अचानक उसकी ओर झपटा। जियुदुजी बिल्कुल असहाय था। वह समय रहते बस इतना ही कर सकता था कि जितना संभव हो सके नुकसान को कम करने के लिए अपनी असली क्यूई को जुटाए। फिर भी उसने अभी भी चेन जियांग के एज्योर ड्रैगन क्लॉ को कम करके आंका, जिसने उसके आश्चर्य के लिए सीधे उसके पेट में वार किया। शैतान को निगलने का कौशल। चेन जियांग ने अपने दिल में चिल्लाया। बाई युयु द्वारा पारित भयावह शैतान कौशल का संचालन करते हुए 10वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र जियुदुजी की सच्ची क्यूई को निगल लिया। जियुदुजी को अपने दिल में बहुत झटका लगा, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि कैसे उसकी जीवंत सच्ची क्यूई उसके घावों से तेजी से बाहर निकल रही थी। वह चेन जियांग के सुंदर चेहरे पर देख सकता था कि यह अचानक भयानक नीली नसों से ढक गया था, और वह महसूस कर सकता था कि उसकी सच्ची क्यूई सीधे नीली नसों में बह रही थी। चेन जियांग अपनी सच्ची क्यूई को निगल रहा था। जियुदुजी घबरा गया। हर शैतान संप्रदाय के सदस्य इस प्रकार के शैतान कौशल की आकांक्षा रखते हैं, लेकिन इस प्रकार के शैतान कौशल केवल शैतानपद संप्रदायों के पास ही होते हैं। हालांकि इस समय जियुदुजी व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव कर रहा था। तुम, जियुदुजी ने दहाड़ते हुए कहा, जैसे ही उसने एक और स्निकर्सनी निकाली और पागलों की तरह चेन जियांग की ओर उसे फेंका। लेकिन चेन जियांग ने एंगल्फिंग डेविल तकनीक का प्रयोग करने से पहले अपने शरीर के चारों ओर अपनी सबसे मजबूत क्यूई आभा रक्षा जारी कर दी थी, क्योंकि जियुदुजी की सच्ची क्यूई को निगलते समय उसके लिए अपनी सच्ची क्यूई इकट्ठा करना कठिन था, जिससे उसकी शक्ति बहुत कम हो गई। चेन जियांग के आंतरिक शरीर में असीम सत्य क्यूई पागलपन की हद तक बढ़ गई, हिंसक रूप से उसके मेरिडियन में बढ़ गई। इस बेतहाशा बहने वाली सत्य क्यूई ने उसके मेरिडियन में लगातार दर्द पैदा किया, लेकिन दूसरी ओर जियुदुजी का रंग लगातार सफ़ेद होता जा रहा था और उसके पूरे शरीर की ताकत कम होती जा रही थी। पलक झपकते ही उसकी आधी से ज्यादा सत्य क्यूई खत्म हो गई। चेन जियांग ने अपना दाहिना हाथ जियुदुजी के पेट से बाहर निकाला, जबकि अपने बाएं हाथ से उसने जोरदार मुक्के मारे। अत्याचारी ट्रू क्यूई बाहर निकल आया और जियुदुजी के शरीर पर हमला कर दिया, जिससे उसका पतला और सपाट शरीर फट गया। जियुदुजी अभी मरा नहीं था, क्योंकि उसका दुबला पतला और घिनौना चेहरा भय,
क्रोध और निराशा से भरा हुआ था। सभी एक साथ तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे पास नहीं है, मेरे पास मेरी सच्ची क्यूई नहीं है, वह मेरी साधना के दर्जनों वर्ष हैं, चले गए, जाओ और मर जाओ। चेन जियांग ने हवा में मुक्का मारा और एक अत्याचारी ट्रू क्यूई काली क्यूई आभा में बदल गई जिसने जियू डूजी के शरीर पर वार किया। उसके शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा लगभग फट गया क्योंकि वह कई टुकड़ों में बदल गया। चेन जियांग ने जियू डूजी की स्टोरेज थैली उठाई और जल्दी से उड़ गया। उसका शरीर नया आंतरिक अत्याचारी ट्रू क्यूई का सामना नहीं कर सका जो उसके मेरिडियन और 5 झांग और 6 फू के अंदर भड़क रहा था। उसका चेहरा राख हो गया था। बेटे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं निगलना चाहिए जिसकी ताकत तुमसे ज्यादा मजबूत हो। अगर तुम इस नीली हुई शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो तो तुम्हारा शरीर फट जाएगा और तुम नष्ट हो जाओगे। बाई यूयू ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसकी आवाज गुस्से से भरी थी लेकिन उसमें चिंता का एक हल्का सा अंश भी था। बहन यूयू, चिंता मत करो, मुझे अनुपात की समझ है। चेन जियांग ने ताइची दिव्य व्यायाम संचालित किया, जितना संभव हो सके उतनी सच्ची क्यूई को परिष्कृत किया, साथ ही कई गोलियां निगल ली जो उसे सच्ची क्यूई को परिष्कृत करने में मदद कर सकती थी। अध्याय 70 विरासत मन का। बाई यूयू बहुत नाराज था लेकिन अभी उसे सबक सिखाने का समय नहीं था। जल्दी से एक जगह ढूंढो और ध्यान से उसे निखारो, बाई यूयू ने निर्देश दिया। उसकी बर्फीली आवाज में थोड़ी चिंता थी जिससे चेन जियांग का दिल थोड़ा गर्म हो गया। उसे अचानक कुछ हद तक दोषी महसूस हुआ कि उसे बाई यूयू की सलाह याद नहीं थी, भले ही उसने कई बार इस पर जोर दिया था। चेन जियांग पहाड़ी जंगल में गहराई तक गया और एक विशाल पेड़ के ऊपर घिरे हुए अत्याचारी ट्रू क्यूई को परिष्कृत करने के लिए तैयार हो गया। इस ट्रू क्यूई ने उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह ट्रू क्यूई मूल रूप से उसका नहीं था। इस प्रकार यह पागलपन की हद तक दमनकारी बन गया और अगर इसे दबाया नहीं गया तो ये जल्द ही उसे मौत के घाट उतार देगा। सौभाग्य से स्थिति इतनी भी बुरी नहीं थी। हालांकि जियू डूजी 10वें स्तर के नश्वर मार्शल दायरे में था लेकिन उसकी सच्ची क्यूई इतनी शुद्ध नहीं थी। इसके अलावा उसकी सच्ची क्यूई में किसी भी तरह की विशेषता नहीं थी। चेन जियांग के अंदर ताइची यिन और यांग आरेख ने तेजी से घूमना शुरू कर दिया। ताइची आरेख के अंदर उस मैले ट्रू क्यूई को शोधन के लिए चूस लिया। उसके तुरंत बाद शुद्ध सफेद ट्रू क्यूई ने ताइची आरेख के ऊपर प्रजनन करने वाले विभिन्न गुणित ट्रू क्यूई की 5 गेंदों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। मियो बहन, अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि ये 5 सच्ची क्यूई गेंदें किसी भी तरह से इतनी सच्ची क्यूई को आत्मसात करने में सक्षम नहीं हैं। चेन जियांग ने पूछा। उन्हें संपीड़ित करें और एक रूप बनाएं। इन 5 तत्वों से 5 अलग अलग आकृतियां बनाएं सच्ची क्यूई गेंदें। सू मेयाओ ने तुरंत उत्तर दिया। तो मैं नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर सच्चे रूप क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहा हूँ। चेन जियांग ने पूछा। सच्चे क्यूई को संपीड़ित करना और एक रूप को जमाना नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश करने के लिए किया गया था। इतनी जल्दी नहीं, चूंकि आप सभी 5 सच्ची क्यूई गेंदों से रूप को संघनित करना चाहते हैं और आप 4 प्रतीकों का दिव्य व्यायाम भी विकसित कर रहे हैं, तो आपको नीला ड्रैगन, सफेद बाघ, सिंदूरी पक्षी और काला कछुआ इन 4 संस्थाओं को जमाना चाहिए। सू मेयाओ ने निर्देश दिया। चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन मैं इन 4 दिव्य जानवरों के असली स्वरूप को नहीं जानता, तो मैं उनके स्वरूप को कैसे बदल सकता हूँ? इसके अलावा मेरा मुख्य साधना अभ्यास ताइची दिव्य अभ्यास है, तो क्या मेरा सच्चा रूप मेरे मुख्य अभ्यास के साथ प्रासंगिक नहीं होना चाहिए? 4 प्रतीकों का दिव्य व्यायाम ताइची दिव्य व्यायाम की एक शाखा है। ताइची दिव्य व्यायाम और 4 प्रतीकों का दिव्य व्यायाम में नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश करने के लिए आकृतियों को जमा करने के लिए एक ही स्मृति सहायक है। इसलिए यदि आप मेरे पिछले स्मृति सहायक के अनुसार चलते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप 4 दिव्य जानवर रूपों को जमा करने में सक्षम होंगे। सू मेयाओ ने कहा। सू मेयाओ ने जो कहा उसे सुनने के बाद उसने तुरंत 4 प्रतीकों का दिव्य व्यायाम और ताइची दिव्य व्यायाम के एक समान प्रतीत होने वाले स्मृति विज्ञान के बारे में सोचा जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। सू मेयाओ ने एक बार कहा था कि यह सबसे महत्वपूर्ण स्मृति विज्ञान है, हालांकि उसने उसे यह नहीं बताया था कि यह स्मृति विज्ञान सच्चे रूप को जमा देने के लिए जिम्मेदार था। चेन जियांग ने तुरंत ही स्मृति विज्ञान के अनुसार अभ्यास करना शुरू कर दिया और पूर्व वर्णित विधि के अनुसार अपने डेंटियन में सच्ची क्यूई को प्रवाहित किया। उसने सबसे पहले एजियो ड्रैगन बीस्ट फॉर्म को जमाना तय किया और उसने इस फॉर्म को जमा देने के लिए बड़ी मात्रा में सच्ची क्यूई को संपीड़ित करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में सच्ची क्यूई एक साथ संपीड़ित हुई
और इस वजह से सच्ची क्यूई लगातार विस्फोट करती रही। इन छोटे विस्फोटों के कारण उसकी सच्ची क्यूई में गुणात्मक परिवर्तन हुआ, जिससे सच्ची क्यूई बहुत अधिक जीवंत और निडर हो गई। पूरा दिन बीत गया और चेन जियांग के डेंटियन में ताइची आरेख के ऊपर एक सांप के रूप में सच्चा क्यूई नाच रहा था। वर्तमान में ये केवल एक भ्रूण रूप था और अभी तक पूरी तरह से आकार नहीं ले पाया था, इसलिए कोई भी इस पर अभी तक एजियो ड्रैगन की बारीकियों को नहीं देख सकता था। तुम्हारा सच्चा रूप अभी अभी आकार ले रहा है, इसलिए यह वास्तविक और अंतिम रूप नहीं है। केवल नश्वर मार्शल क्षेत्र पूर्ण क्षेत्र के 10वें स्तर पर पहुंचने के बाद ही तुम्हारे शरीर के भीतर का सच्चा रूप जीवंत होगा। तुम्हें सभी 5 गुणित सच्ची क्यूई को अलग अलग एक रूप में संपीड़ित करना होगा और उसके बाद ही तुम खुद को नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर पर आगे बढ़ा हुआ मान सकते हो। सू मेयाओ ने आगे कहा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और बोलना जारी रखा। अगली सुबह चेन जियांग के शरीर के ऊपर शाखाओं और पत्तियों पर सुबह की गर्म रोशनी चमकी। चेन जियांग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और धीरे से आह भरी, क्योंकि वर्तमान में वह केवल 2 सच्चे क्यूई रूपों को जमा करने में सक्षम था। नीला ड्रैगन और सिंदूर पक्षी के रूप अत्यंत धुंधले थे, लेकिन उन्हें बड़ी मात्रा में सच्ची क्यूई को संपीड़ित करके ढाला गया था, इसलिए वे पहले की तुलना में अधिक जीवंत थे। मूल रूप से ट्रू क्यूई बॉल एक बहुत बड़ी जगह में एक छोटे से मनके की तरह थी, जिसमें कुछ सैकड़ों चावल के दाने के आकार की ट्रू क्यूई थी, लेकिन अब उस बहुत छोटे मनके में दसियों हजार चावल के दाने के आकार की ट्रू क्यूई थी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआती अवस्था थी। अगर कोई वास्तव में एक सजीव ट्रू क्यूई रूप को जमाना चाहता था, तो उस समय उसे उस छोटी सी जगह में सैकड़ों हजारों चावल के दाने के आकार की ट्रू क्यूई को संपीड़ित करने की जरूरत थी। केवल 2 सच्चे क्यूई रूप। चेन जियांग ने अपने डेंटियन के अंदरूनी हिस्से का निरीक्षण किया और ताइची आरेख के ऊपर सांप के रूप और पक्षी के रूप को अपने पंख फैलाते हुए देखकर थोड़ा निराश हुआ। ये काफी है। उस आदमी की सच्ची क्यूई में बहुत अधिक अशुद्धियां थीं, और इसे परिष्कृत करने और संपीड़ित करने के बाद इसमें से बहुत कुछ नहीं बचा। सू मेयाओ ने कहा, अगली बार ऐसा दोबारा मत करना। बाई यूयू की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, जिससे चेन जियांग का पूरा शरीर कांप उठा। चेन जियांग ने तुरंत माफी मांगते हुए मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी बहन, मैं गलत था, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मुझे पता है कि तुम दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे, बाई यूयू ने धीरे से कहा। यद्यपि उसने नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश नहीं किया था, फिर भी चेन जियांग को लगा कि उसकी ताकत काफी बढ़ गई है, क्योंकि उसके सच्चे क्यूई के संपीड़न के दौरान उत्पन्न होने वाले छोटे विस्फोटों ने उसके सच्चे क्यूई की गुणवत्ता को बढ़ा दिया था। चेन जियांग पहले चावल के दाने के बराबर की सच्ची ची से एक पेड़ को उड़ा सकता था, लेकिन अब उतनी ही सच्ची ची से वह 10 पेड़ों को उड़ा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी वर्तमान सच्ची ची का एक दाना पिछली सच्ची ची के 10 दानों को संपीड़ित करके बनाया गया था, जिससे इसकी गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ। यह उसकी निरंतर साधना का परिणाम था। सच्ची ची का यह संपीड़न बस असीम था, और जितना अधिक वह पिछली गुणवत्ता को पार करना चाहता था, उतना ही उसे इसे और भी संपीड़ित करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यह संपीड़न प्रक्रिया बहुत कठिन थी, क्योंकि इसके लिए बड़ी मात्रा में स्पिरिट ची को अवशोषित करने और इसे सच्ची ची में बदलने की आवश्यकता होती है। चेन जियांग ने पूछा, मियो बहन, 4 प्रतीकों के दिव्य अभ्यास का उपयोग करके मैं केवल 4 रूपों को जमा सकता हूँ, फिर भी मेरे पास सच्ची क्यूई के 5 तत्व हैं। मेरी पृथ्वी सच्ची क्यूई किस रूप में जमेगी? ताइची दिव्य व्यायाम में एक दिव्य हाथी है। हालांकि जब मैं उसका रूप जमा रहा था, तो मैंने कमल जमाना चुना। एक हाथी। चेन जियांग के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसके मन में हाथी सबसे शक्तिशाली जानवर था। चेन जियांग अभी भी पेड़ के ऊपर बैठा था, और चूंकि ज्यूडू गैंग से निपटा जा चुका था, इसलिए यह क्षेत्र अब सुरक्षित था। यह इस समय था जब उसने जियूडूजी की स्टोरेज थैली निकाली और अंदर झांका कि क्या कोई कीमती चीज है। अंदर बहुत सारी चीजें थीं, हालांकि इनमें से ज्यादातर चीजें जहरीली सुई के छिपे हुए हथियार जैसी ही थीं। जहरीले पाउडर, जहरीली जड़ी बूटियां भी मौजूद थीं, और कुछ मारक और दान भी थे। कुछ बड़े स्पिरिट सिक्के भी थे, और ये सभी चीजें चेन जियांग के लिए उपयोगी थीं, क्योंकि अगर उसे अपने आगे के रास्ते पर किसी भी तरह के खतरे का सामना करना पड़ता, तो इन छिपे हुए हथियारों और जहरीली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल दूसरों पर हमला करने के लिए किया जा सकता था, जिससे यह एक बहुत अच्छी फसल बन गई। चेन जियांग को स्टोरेज पाउच के अंदर एक चौकोर ज़ैड बॉक्स भी मिला। उसने ज़ैड बॉक्स को बाहर निकाला, लेकिन जब उसने उसे खोलने की कोशिश की, तो उसे आश्चर्य हुआ कि वह उसे खोल नहीं पाया। अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके देखो।
इस जेड बॉक्स के अंदर कुछ होना चाहिए और केवल एक मजबूत दिव्य इंद्रिय के साथ ही तुम इसे खोल पाओगे। सू मेयाओ बोली। हालांकि वह अंगूठी के अंदर थी, फिर भी वह बाहर देख पा रही थी। चेन जियांग ने तुरंत अपनी दिव्य भावना को जेड बॉक्स में डाल दिया, लेकिन वह तुरंत घबरा गया। यह जेड बॉक्स एक अथाह गड्ढे की तरह था। इसके अलावा यह उसकी दिव्य भावना को निगल रहा था, और जब वह अपनी दिव्य भावना को वापस पाना चाहता था तो उसे पता चलता था कि ऐसा करने के लिए उसे बहुत प्रयास करना पड़ता है। कुछ सेकंड के बाद चेन जियांग को चक्कर आने लगा, लेकिन इस बार जेड बॉक्स ने उसकी दिव्य भावना को अवशोषित करना बंद कर दिया और अपने आप खुल गया। चेन जियांग ने इसके अंदर केवल एक अखरोट के आकार का जेड मोती देखा, और यह जेड मोती भी एक पीले रंग के दिव्य जानवर की खाल पर रखा गया था। इस बिंदु पर बाई यू और सू मेयाओ रिंग के अंदर से बाहर आए और वे चेन जियांग के बगल में विशाल पेड़ की चोटी पर एक मोटी शाखा पर खड़े हो गए और चेन जियांग के हाथों में जो चीज थी उसे ध्यान से देख रहे थे। यह एक विरासत मनका है। जब तक आपकी चेतना इस विरासत मनके में प्रवेश करती है, आप अंदर मौजूद संदेश को प्राप्त करने में सक्षम होंगे, सू मेयाओ ने कहा। उसने विरासत मनके के नीचे जानवर की खाल की गद्दी निकाली और जानवर की खाल को कई बार मोड़ा गया था, इसलिए इसे खोलने के बाद ये बहुत बड़ा था। तो दूसरे शब्दों में, इस मनके में वह जानकारी है जो अन्य लोगों द्वारा छोड़ी गई थी। चेन जियांग ने पूछा, ठीक है, कुछ संप्रदायों के डीन इस तरह की विधि का उपयोग करते हैं। अधिकांश डीन इस तरह से अपने मार्शल कौशल को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए इस विरासत के मनके में दूसरों द्वारा छोड़ा गया मार्शल कौशल या कीमिया अनुभव हो सकता है, बाई यूयू ने कहा। चेन जियांग को अपने दिल में खुशी महसूस हुई, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियू डूजी के पास वास्तव में इस तरह का खजाना होगा। उसने तुरंत अपनी चेतना को विरासत में मिले जेड मोती के अंदर डाल दिया। इसके तुरंत बाद अचानक उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी उमड़ पड़ी, और अपने दिमाग में सारी जानकारी पढ़ने के बाद उसका चेहरा परमानंद से भर गया।